अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे लिसनर्स। आज हम नावल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, तो चले आए चलते हैं नावल की जानिब। माँ का ऐसे पूछ रही है जैसे कुछ पता ही ना हो। पहले मरने के लिए छोड़कर भाग गई और अब लुबना की तंजिया बड़ी आवाज़ पर आकाशा चौंक सी गई। बस कर, जा तू, जा 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 हंडिया चढ़ा, जाके बशीर के आने का टाइम हो रहा है। वक्त पर खाना ना मिला तो फिर बर्तनों पर गुस्सा निकालेगा। खाला भी ने लुबना को डांटते हुए कहा तो वो मुंह बनाती हुई वहाँ से चली गई। खाला भी, क्या बात है, अम्मा ठीक थी ना, बताएं ना। आकाशा ने जल्दी से खाला भी के पास आते पूछा। बेचैनी आकाशा के हर अंदाज से आया हो रही थी। वो, बेटा, जब तुम दवाइयाँ लेने गई थी मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, पर तू ना आई और तेरी अम्मा की हालत में कोई बेहतरी ना आई। मैंने किसी तरह बख्तावर से रब्ता किया तो अहमद और बख्तावर आ गए, जिससे तेरी अम्मा का इलाज अच्छा हो गया और वो बेहतर हुई। लेकिन तुझे बहुत ढूंढा अहमद ने, तेरा कोई पता ना चला। तेरी अम्मा ने तेरा पूछा लेकिन तू ना मिली और उसे तेरी गुमशुदगी का पता चल गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और वो हर पल तेरा ही नाम लेती रही। अहमद भी जब मायूस लौटता तो तेरी अम्मा हिम्मत हारती गई और उसकी तबीयत इतनी ख़राब होगी कि वो क्या। खाला भी, प्लीज़ बताएं ना, आपकी यह खामोशी मेरे इज़्तिराब को बढ़ा रही है। अम्मा ठीक है ना, प्लीज़ बताएं, मेरा दिल घबरा रहा है। खाला भी के एकदम खामोश होने पर आकाशा को अपना दिल फटता हुआ महसूस होने लगा। वो तेरा गम लिए तेरी शक्ल देखने को तरसते इस दुनिया से चली गई। हाँ आकाशा, तेरी अम्मा इस दुनिया में नहीं रही। आकाशा को बताते खाला भी की आंखों से भी आंसू रवा हो गया। आकाशा को अपना दिमाग माउफ होता महसूस हुआ। भला उसकी अम्मा उसे छोड़कर कैसे जा सकती थी। वो सत्ते के आलम में वही ज़मीन पर बैठती चली गई। हौसला करो, अल्लाह तुम्हें सब्र दे, खाला भी ने उसके पास ज़मीन पर बैठते कहा। नहीं, मेरी अम्मा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। खाला, आप झूठ बोल रही हैं ना, प्लीज़ खाला, ऐसे झूठ ना बोले, मैं मर जाऊंगी। आपको पता है ना कि अम्मा के अलावा मेरा कोई नहीं अपना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आकाशा की आंखों से आंसू कतरों की सूरत में गालों से बहते हुए गर्दन से नीचे गिरने लगे। अल्लाह को यही मंजूर था। सब्र कर, जा मेरी बच्ची। खाला भी ने रोते हुए आकाशा को गले लगा लिया। आकाशा भी अपना ज़ब्त खोती फूट फूट कर रो पड़ी। एक ही तो सहारा था, अम्मा, आज वो भी उसे छिन गई थी। बड़ी दुनिया में वो अकेली हो गई थी। वो सब्र कैसे करती। हसन साहब एक कामयाब बिजनेसमैन थे। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे और उनके वालिदैन का जो भी था वो उनका ही था। रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। माली लिहाज से वो अच्छे खासे थे ही, लेकिन हुस्न और वजाहत में भी कमाल रखते थे। उनकी शादी अपनी चचाज़ाद आयशा से हुई। शादी के कुछ अरसे बाद ही अल्लाह ने उनको औलाद से नवाज दिया और ज़ुहैर हसन ने उनकी ज़िंदगी में रंग भर दिए। हसन साहब ने अपने बाबा का बिज़नेस ज्वाइन कर लिया और 3 साल के बाद अल्लाह ने उनको अपनी रहमत से नवाजा। यूँ हदिया हसन ने उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दी। हदिया और ज़ुहैर 2 ही बहन भाई थे। ज़ुहैर और हदिया की एक दूसरे से काफ़ी फ्रैंकनेस और अटैचमेंट के बाइस हदिया आयशा बेगम और हसन साहब की निस्बत ज़ुहैर के ज़्यादा करीब थी। हदिया अपनी हर छोटी से छोटी बात भी ज़ुहैर से शेयर करती और ज़ुहैर भी हदिया की हर बात ना सिर्फ सुनता बल्कि पूरी भी करता। सभी एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। या यूँ कहना मुनासिब होगा कि हसन वेला मोहब्बत और खुशियों का पैकर समझा जाता। इतने इस्टेब्लिश होने के बावजूद भी आयशा बेगम ने अपने बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज में की थी। दोनों बच्चे ही सुलझे हुए थे। आयशा बेगम भी औरतों के हकूक़ व निस्वां का एक इदारा चलाती थीं। हदिया और ज़ुहैर की नोक झोंक और हदिया की शरारतों से घर में खूब रौनक मेला लगा रहता था। यूँ ही वो खुशियों के पल इकट्ठे गुजारते आए थे और जब उनकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। हदिया भी सेकेंड ईयर में थी और ज़ुहैर ने अपने बाबा के भी साथ बिज़नेस ज्वाइन किया था, जब एक हादसे ने उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। एक दिन हसन साहब ऑफिस से वापस आ रहे थे कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ज़ुहैर को जब पता चला तो वो और आयशा बेगम भाग हॉस्पिटल में आई, लेकिन आगे से जो खबर उनको सुनने को मिली वो उनके पैरों से ज़मीन निकाल देने के लिए काफ़ी थी। जब डॉक्टर ने हसन साहब के इंतकाल की खबर दी तो पहली बार ज़ुहैर हसन को बड़ी भीड़ में अकेले होने का एहसास हुआ था। बाप की शफ़क़त से महरूम होने का दर्द ज़ुहैर हसन ने सहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी दोबारा अपने ट्रैक पर लौट आई तो एकदम से सारी जिम्मेदारी ज़ुहैर पर आ गई, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम कम दे पाता। और हदिया भी बाबा जान की मौत के दुख से निकल ना पाई तो वो घर जहाँ हदिया के कहे गूंजते थे अब खामोशी का आंसर पेश करने लगा। जैसे जैसे ज़ुहैर के कदम अपने बाबा के बिज़नेस में मजबूत होते गए वैसे ही वो अपनी फैमिली की तरफ लौट आया। इस तरह एक बार फिर ज़ुहैर की मेहनत से
हदिया के कह कहे गूंजने लगे, लेकिन अब इसकी मोहब्बत अपनी फ़ैमिली के लिए मज़ीद बढ़ गई थी, क्योंकि अब इसकी ज़िंदगी में उसकी बहन और माँ ही थीं। अब उसने अपनी माँ और बहन का सहारा बनना था। वक्त के साथ साथ ज़ुहैर की मोहब्बत अपने घर वालों के लिए बढ़ती गई। ज़ुहैर अपनी फ़ैमिली के लिए बहुत टची होता गया। बाप को खो देने के बाद वो अपने इन दो रिश्तों को खो देने की सकत नहीं रखता था। हदिया को अक्सर ही कुकिंग का शौक़ चढ़ता और तब सब मुलाजमों की छुट्टी होती। वो किसी को की भी नहीं सुनती थी, ना ही किसी को किचन का रुख करने देती थी, और ये शौक़ अक्सर वीकेंड पर या महीने में एक बार ज़रूर चढ़ता था। आज भी वो सुबह से किचन में घुसी थी और आयशा बेगम लॉन्च में बैठी हदिया की सारी कार्रवाई देख रही थी, जिसकी आवाज़ें किचन से मुलाजमों को डांटने की आती तो कभी वो खुद बाहर आकर शिकायत लगा जाती, जिससे आयशा बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती। तभी ज़ुहैर हसन ऑफिस से सीधा आयशा बेगम के पास आया और सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आज ऑफिस से जल्दी घर आ गए, सब खैरियत है ना? आयशा बेगम ने ज़ुहैर को लॉन्च में आते देखकर पूछा। जी मम्मा, बस आज काम जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं आ गया। हदिया कहाँ है? ज़ुहैर ने आयशा बेगम के पास बैठते हुए पूछा। हदिया किचन में है, आज सुबह से ही लगी हुई है केक बनाने में। सबको मना कर दिया कि किचन में कोई भी ना आए, अब देखो क्या बनता है। आयशा बेगम ने मुस्कुराते हुए बताया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ कि हदिया पहले की तरह वापस अपनी रूटीन की तरफ आ रही है। आयशा बेगम और ज़ुहैर अभी बातें कर रहे थे जब हदिया लॉन्च में दाखिल हुई। अटेंशन प्लीज़, आज आप लोगों को शेफ़ हदिया के प्यारे प्यारे हाथों से बना हुआ एमी केक खाने का शर्फ हासिल होगा। क्या आप लोग तैयार हैं? हदिया ने लॉन्च में आते ही आयशा बेगम और ज़ुहैर को देखते हुए सवालिया अंदाज में पूछा। बिल्कुल, हमारी बेटी ने बनाया है तो यकीनन बहुत अच्छा और यमी होगा, हम ज़रूर खाएंगे। नहीं मम्मा, आप खाएं, मुझे नहीं खाना। आपने सुना नहीं कि जो पहले ही कह रही है कि तैयार हो जाए, उसका मतलब ज़रूर ऐसा बनाया है कि जो हम पर गज़ब ढाने वाला है। ज़ुहैर ने आयशा बेगम को शरारत से देखते हुए हदिया की टांग खींची। भाई, अब इतनी बुरी शेफ़ भी नहीं हूँ मैं। हदिया ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। हाँ, इतनी बुरी भी नहीं, लेकिन ये तो मान लिया ना कि तुम एक बुरी शेफ़ ज़रूर हो। बाय द वे, तुम शेफ़ कहाँ से हो? ज़ुहैर ने हदिया को घूरते हुए पूछा। हदिया हल्के ऑरेंज घुटनों तक आती शर्ट के साथ ब्लू जीन्स और एप्रन पहने बालों का ढीला जूड़ा बनाई, जिसमें से कुछ बाल जूड़े से आज़ाद उसके चेहरे और गर्दन के गिर्द बिखरे हुए थे, घरेलू अंदाज में अपनाए हुए प्यारी लग रही थी। क्या मतलब कहाँ से हूँ? इतना अच्छा तो बनाती हूँ मैं। हाँ, अच्छा बनाती हो, बस कभी तुम्हारी हंडिया जल जाती है तो कभी थोड़े के नाम पे पूरी कच्ची रह जाती है। क्यों, ऐसा ही है ना? ज़ुहैर के कहने पर हदिया ने मुंह बनाया। क्यों तंग कर रही हो मेरी बेटी को? इतना अच्छा बनाती है। आयशा बेगम ने ज़ुहैर की बात पर अपनी हंसी रोकते हुए मसनूई नाराज़गी से कहा। अच्छा चलो, जहाँ इतनी बार तुम्हारे हाथ का बर्दाश्त किया है, एक बार और कर लेते हैं। मैं अभी लाई। ज़ुहैर के कहने की देर थी कि हदिया फ़ौरन से भागती किचन में गायब हो गई। ये ले जी, मेरा यम्मी केक हाजिर है। हदिया ने लॉन्च में ट्रॉली में से जाए केक लाते हुए कहा। यम्मी का तो नहीं पता, लेकिन हमारे मैदों पर आज फिर जुल्म ज़रूर होने वाला है। भाई, आप इतने नाशुक्रे हैं ना? आपको तो शुक्र करना चाहिए कि आप लोगों को मेरे हाथों से खाने का शर्फ हासिल हो रहा है, वरना आज भी आपको बुआ के हाथों का खाना पड़ता। हदिया ने इकड़ाते हुए कहा। हाँ, तुम ये शर्फ खुद अपने आप को दे दो, आखिर हम जुल्म से बच जाएंगे। पर चलो, कोई बात नहीं, अब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ज़ुहैर हसन ने चेहरे पर मसनूई बेचारगी तारी की। चले मम्मा, केक कट करें। हदिया ने आयशा बेगम को कहा, जो तब से मुस्कुराते हुए दोनों को लड़ते देख रही थी। आयशा बेगम ने छुरी से केक का काटा और बारी बारी ज़ुहैर और हदिया को खिलाया, और इन दोनों ने भी आयशा बेगम को खिलाया। सभी केक खाने लगे और मामा दिल ही दिल में हदिया को वापस ज़िंदगी की तरफ आते देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। वैसे इतना अच्छा भी नहीं है। हाँ, सारा केक खाकर आपको याद आया है। चलें, कोई नहीं भाई, जब आपकी बीवी आ जाएगी तो मैं देखूंगी कि कितना वो आपको मुझसे अच्छा बनाकर खिलाएगी। आए बड़े। हदिया ने भी तड़क कर कहा। जहाँ ज़ुहैर हसन के दिमाग में आकाशा का सरापा लहराया तो वहीं आयशा बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वैसे ज़ुहैर बेटा, मैं भी तुम्हारी शादी का सोच रही हूँ। इनफैक्ट मैंने तो लड़की भी देख ली है, लेकिन अगर तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो तो बता दो। क्या हुआ ज़ुहैर बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे तुम्हारी खुशी अजीज़ है। ज़ुहैर की खामोशी पर आयशा बेगम ने कहा तो ज़ुहैर भी चौंक गया। नहीं मम्मा, जो आप मुनासिब समझें।
याहू वाह, मेरी भी भाभी आएंगी। अच्छा मम्मा, आपने ना सिर्फ भाभी देखी बल्कि पसंद भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अच्छा छोड़ें, ये भी बताएं ये कौन है, ये भी बताएं ना कौन है, कहाँ रहती हैं, मैंने देखा है भाभी को। हदिया ने एकदम एक्साइटेड होते इस सवालात की छाड़ कर दी तो आयशा बेगम भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। हाँ तुम लोगों ने देखा है, वो तुम लोगों को याद होगा ना, तुम्हारे बाबा के दोस्त अरसलान, उनकी जाने वाली है। तुम लोगों ने बचपन में देखा होगा उसे, अहमद के साथ ही वो हर वक्त पाई जाती थी। आयशा बेगम ने बताया तो हदिया ने मुंह बना लिया। मम्मा आपको वही मिली थी? वो तो अपने सर पर इतना तेल लगाती थी, सारे पाकिस्तान का तेल उसके बालों से ही बरामद होता था। हदिया ने नाक चढ़ाकर कहा तो ज़ुहैर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। हाँ वो बचपन की बात थी, और तेल इतना भी नहीं लगाती थी, वो तो बस उसकी अम्मा उसके बालों का ख्याल रखती थी। छोड़े मम्मा, देखी थी मैंने पिक्चर ऐसे भी बचपन और अब में क्या तब्दीली आई होगी। नहीं, अब तो वो माशाल्लाह इतनी प्यारी हो गई है। तुम्हें पता है तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले मैंने मॉल में देखा था, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। वो तो कलसूम को देखकर पता चला था, और अहमद भी तो माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया है। वहीं मैं कलसूम से पूछा था, अब जब ज़ुहैर ने भी इजाज़त दे दी है तो मैं अब ज़रूर कलसूम से रब्ता करूँगी। आयशा बेगम ने सारी तफसील से आगाह किया। हमने बचपन में ही देखा था, अब हम कभी नहीं गए उनके अरसलान अंकल के घर। चले ना मम्मा, किसी दिन चलते हैं, मुझे भी देखना है अपनी भाभी को, प्लीज़ मम्मा। हदिया ने बच्चों के से इश्तियाक से कहा। हाँ चलेंगे किसी दिन, मेरी बहू तो वही बनेगी। आयशा बेगम ने एक जज़ब से सोचते हुए कहा। ज़ुहैर हसन वल्द हसन अहमद, आपका निकाह आकाशा वल्द सगीर रज़ा से 5 लाख हक महर के साथ किया जाता है, क्या आपको कबूल है? ज़ुहैर के आसपास मौलवी साहब के अल्फाज गूंजने लगे तो ज़ुहैर वहाँ से उठकर चला गया, जबकि आयशा बेगम और हदिया बाकी की प्लानिंग करने लगीं। हदिया बात सुनो। शाम को हदिया अपने कमरे में जा रही थी जब ज़ुहैर ने हदिया को पुकारा। जी भाई, मुझे रेहान का नंबर दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ओके भाई। साथ ही हदिया ने अपने हाथ में पकड़े मोबाइल से नंबर निकालकर ज़ुहैर को नोट करवा दिया। भाई आप रेहान के घर जाएंगे? नहीं, पहले मैं रेहान से उसके ख्यालात जानूँगा, फिर उसके बाद ही कोई कदम उठाऊँगा। मुझे लगता तो नहीं है कि अब मुझे मज़ीद कोई कदम उठाने की ज़रूरत होगी, लेकिन खैर देखते हैं, तुम फ़िक्र नहीं करो। उसने हदिया को तसल्ली दी। ठीक है भाई। यूनिवर्सिटी कब से दोबारा ज्वाइन करोगी? कल से। हदिया ने मुख्तसरन जवाब दिया। चलो ठीक है, तुम यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करो, मैं भी चलता हूँ, मुझे अभी वाजिद से मिलना है। ज़ुहैर कहता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया। हदिया भी अपने रूम में चली गई। कुछ पता चला? रेहान नाश्ता कर रहा था जब बख्तावर बेगम ने रेहान से पूछा। रेहान ने बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। जानता था बख्तावर बेगम किस बारे में बात कर रही हैं। वो बेदिली से खामोश रहा, क्योंकि उसके पास कोई अच्छी खबर नहीं थी। देखो बेटा, अब तुम भी हकीकत को मान लो, वो अपनी मर्ज़ी से गई है। ढूंढा उनको जाता है जो गुम हो जाए। जो लोग खुद चले जाते हैं ना, उनको ढूंढा नहीं जाता। अगर वो ज़िंदगी के किसी मोड़ में मिल भी जाएं तो वो अजनबियत का लिबादा ओढ़कर गुजर जाते हैं या फिर छुप जाते हैं। तुम क्यों खुद को थका रहे हो? रेहान को यूँ मायूस देखते हुए बख्तावर बेगम ने समझाना चाहा था। मामा मैं कैसे मान लूँ, बचपन से हम साथ हैं, वो घर से कभी जा ही नहीं सकती, वो कभी किसी के लिए। मेरा दिल उस बात को नहीं मानता मम्मा। अगर ऐसी बात ना होती तो कहीं से उसकी कोई खबर आती। बख्तावर बेगम ना चाहते हुए भी आकाशा को गलत समझ रही थी। ओके, अब मैं चलता हूँ, बाबा ऑफिस में मेरा वेट कर रहे होंगे। रेहान के पास कोई जवाब नहीं था, सो वो बात ख़त्म करता हुआ बाहर की जानिब चला गया। बख्तावर बेगम उसकी पोस्ट को देखती रह गई। अभी वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था जब उसके मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आने लगी। अस्सलाम वालेकुम। रेहान ने कॉल रिसीव करते हुए सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम, ज़ुहैर हसन स्पीकिंग। स्पीकर से आवाज़ बुलंद हुई तो रेहान को बस एक लम्हा लगा था ज़ुहैर हसन को पहचानने में। पहले तो वो हैरान हुआ कि ज़ुहैर ने उसे कॉल क्यों की थी। बाद में हैरान की परेशानी में बदल गई, क्योंकि हदिया के भाई से पहले कभी बात नहीं हुई थी। दूसरी जानिब ज़ुहैर हसन अपने ऑफिस में इत्मीनान से बैठा था। रेहान अरसलान, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ज़ुहैर ने बगैर किसी तमहीद के कहा था। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? सब खैरियत है ना? रेहान ने ज़ुहैर के दो टोक अंदाज से फ़िक्रमंदी से पूछा। मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। ज़ुहैर ने गहरी सांस फ़िज़ा में खारिज की। ठीक है, कहाँ मिलना है? मेरे ऑफ़िस में आ जाओ, मैं इस वक्त ऑफ़िस में हूँ। ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ। रेहान के कहने पर ज़ुहैर ने भी अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए कॉल बंद कर दी। रेहान ने गाड़ी ज़ुहैर हसन के ऑफ़िस की तरफ बढ़ा दी, जबकि ज़ुहैर चेयर के साथ टेक लगाकर बैठ गया।
अब रेयान अरसलान हदिया से शादी के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब तुम चाह कर भी आकाशा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकते जब तक कि मैं उसे आज़ाद ना कर दूं, और ये आज़ादी तुम्हें और हदिया को मजबूत बंधन में बांधने के बाद ही मिलेगी। तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ज़ुहैर अपनी सोचों में गुम रेयान से मुखातिब था। अरे अम्मा, तुमने इस नई मुसीबत को अपने सर क्यों ले लिया है? चलता क्यों नहीं किया इसको? कल से रोना धोना लगा रखा है उसने। लुबना कमरे में आते ही बेसारी से हालबी के सर हुए थे। अरे गुस्सा क्यों हो रही है? रोने दे, तुम्हें इसके रोने से क्या तकलीफ़ हो रही है? देख अम्मा, अगर तुमने इसे भी यहाँ रखने का सोचा है तो मैं बताए देती हूँ। मैं टीपी को लेकर अपने मैके चली जाती हूँ। तब तक वापस नहीं आना जब तक ये चली ना जाएगी। मैं नहीं कर सकती उसकी खिदमतें। लुबना ने हालबी पर धमकी आयद करते हुए कहा। रहेगी तो ये यहीं, और तुमसे कौन कमबख्त कह रहा है कि उसकी खिदमतें कर? तुम उससे काम ले लिया कर। जो काम तू करती है उससे करवा लिया कर। काम तो चलो मैं ले लूँगी, लेकिन तू उसे यहाँ रख क्यों रही है? लुबना को हालांकि उसके फ़ैसले की समझ नहीं आई थी, तभी पूछ लिया। देख, अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं सोच रही हूँ उसको यहीं रख लेती हूँ। उसका जो घर है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने नाम करवा लेंगी और तुम्हें भी फ़ायदा हो जाएगा। घर के काम करवाएगी। हालांकि ने अपना सोचा या मंसूबा लुबना के गोश गुजार किया, जो लुबना के भी दिल को लगा था। बात तो तुमने पते की है। इस तरह अपने दिन भी बदल जाएंगे। लेकिन अम्मा, अगर ये उसके पास चली गई, वही जिसको ये हाला हाला कहती है, तो हम क्या करेंगे? लुबना को साथ ही परेशानी ने आन गिरा। हम उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। और रही बात बख्तावर की, तो वहाँ ये नहीं जाएगी। आखिर को जाएगी किस मुँह से? और क्या वो रख लेगी इसे? कभी नहीं। और हम भी इसके दिमाग में डालते जाएंगे कि हमने रख लिया उसे, अपने पास तो एहसान किया है उस पर, वरना कौन रखता है उसे? बशीर को मैं समझा दूँगी, अगर कोई भी इसका पता करने आए तो वहीं से भगा दे उसे। बस तुम इस पे नज़र रखना। हालांकि ने सारी बात तफसीली बता दी। लुबना ने समझते हुए सर इस बात में हिला दिया। हदिया, बात सुनो। वो क्लास की तरफ जा रही थी जब राहील ने पीछे से आवाज़ दी। हदिया ने पीछे मुड़कर देखा। राहील और जमल उसी तरफ आ रहे थे। इतने दिन से तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही थी? पता है हम कितने परेशान थे, और रेयान भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में कई चक्कर यूनिवर्सिटी के लगा चुका है, लेकिन तुमसे रब्ता नहीं हुआ। नंबर भी ऑफ था तुम्हारा। सब ठीक है? राहील ने एक ही सांस में सब कह डाला। हाँ, वो सब ऐसे ही। खैर, तुम लोग बताओ कैसे हो? हदिया ने बात बदल दी तो राहील ने भी पूछना मुनासिब न समझा। अलबत्ता जमल तब से चुप ही थी। यूं ही थोड़ी बहुत बातों के बाद राहील चला गया तो हदिया भी क्लास की तरफ बढ़ने लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी यूनिवर्सिटी आओगी। मैं समझी थी कि तुम कभी यूनिवर्सिटी का रुख नहीं करोगी। जमल ने हदिया को क्लास की तरफ बढ़ते देखकर पीछे से आवाज़ दी, जिस पर हदिया भी उसकी तरफ मुड़ गई। और तुम्हें यूँ खुशफहमी क्यों हुई कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं आऊँगी? बड़ी डीठ हो भाई, इतना कुछ जानने के बाद भी यूनिवर्सिटी आ गई हो। कबाब में हड्डी बनने का शौक़ है तुम्हें? देखो जमल, तुम्हारा और रेयान का जो भी रिश्ता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मुझे तुम्हारे मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, ये तो ना कहो कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे हाथ का ये ज़ख्म बता चुका है कि तुम्हें मेरे और रेयान के रिश्ते से कितना फ़र्क पड़ता है। जमल ने हदिया के हाथ की तरफ इशारा किया तो एक पल को हदिया लाजवाब होगी। ये मेरी एक जज्बाती गलती थी जो मैं जज्बात में बहक कर चुकी हूँ, लेकिन अब यकीनन मेरी तरफ से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हदिया के लहजे की मजबूती जमल को चौंका गई। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया है जो जिस पर तुम इतना इतरा रही हो? क्योंकि अब मेरा भाई सब संभाल लेगा, और ऐसा कोई काम नहीं होता जो ज़ुहैर हसन ना कर सके। रही बात रेयान की, अगर वो खुद मुझसे कहेगा तो मैं खुद को और अपने भाई को तुम्हारे और रेयान के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दूंगी। अब बेहतर यही होगा कि अपने काम से काम रखो। ये जो कुछ महीने बाकी हैं, मैं नहीं चाहती कि किसी भी किस्म की बदमज़गी के साथ गुजरे, इसीलिए बेहतर है कि मुझसे उलझने की कोशिश ना। हदिया कहते हुए क्लास में चली गई और पीछे जमल गुस्से से कुड़ती रह गई। आकाशा थी कि रो रो कर पागल हो रही थी, लेकिन गम था कि किसी सूरत में कम होने का नाम नहीं ले रहा था। होता भी कैसे, माँ को खो देने का गम तो इंसान को उम्र के आखिरी लम्हात तक नहीं भूल पाता। आकाशा की अम्मा तो अभी महज चंद दिन ही हुए थे। 2 दिन से वो हालाबी के घर में ही थी। अभी भी वो कमरे में फर्श पर बैठी घुटनों में सर दिए रो रही थी जब लुबना कमरे में दाखिल हुई। देखो, अपना अब ये रोना धोना बंद कर दो। इतना ख्याल होता ना अपनी माँ का तो उसे मरने के लिए छोड़कर अपने आशिक के साथ भागना की होती, और अब यूँ रोकर सच्ची बन रही हो। सब जानती हूँ मैं तुम जैसों को। अल्फाज थे या गोया कोई तीर जो आकाशा के दिल को चीर गए थे।
मैं किसी के साथ नहीं गई थी। मैं अपनी अम्मा को यूं अकेला छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। और आप कह रही हैं कि आकाशा ने दुख और अफसोस से बात अधूरी छोड़ दी। आंसुओं में उसकी रवानगी आ गई। ज़ुहैर हसन की कैद से उसका माशरे में वो मुकाम नहीं रहा था कि अब उसके किरदार पर उंगलियां उठाई जाएंगी। वो उन सब का सामना कर लेती अगर उसकी माँ का साथ उसके साथ होता, लेकिन उसकी माँ तो मनो मिट्टी तले जा सोई थी। अब वो कैसे सबका सामना करती, कैसे अपने किरदार पर उठी उंगलियों को रोक सकती? कौन था जो इस कठिन मरहले में उसका साथ देता? देख, तुम्हें अब कोई रखने वाला नहीं है। शुक्र कर अम्मा ने तुम्हें यहाँ रखा हुआ है, वरना। लुबना ने आकाशा को देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। मैं खाला के पास चली जाऊँगी। हाँ, खाला के पास चली जाऊँगी। वो तो अब तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगी। इज़्ज़त सबको प्यारी होती है बीबी, और वैसे भी वो क्यों भाई राह चलती मुसीबत गले डालेगी। लुबना के बगैर किसी लिहाज के कहने पर आकाशा एक पल को चुप सी होगी। कोई मेरी पाकदामनी का यकीन करे या ना करे, अहमद ज़रूर यकीन करेगा। दूर के ढोल सुहाने ही होते हैं बीबी। अब वो तुम्हारा अहमद कुछ नहीं करेगा सिवाय अपनी इज़्ज़त को बचाने के। लुबना ने आकाशा की बात काटते हुए अकारित से कहा, तो क्या अब मेरा कोई साथ नहीं देगा? कोई मेरा यकीन नहीं करेगा? अहमद भी नहीं? मैं अकेली हूँ, कहाँ जाऊँगी मैं? आकाशा को सोचों ने आन गिरा। चल उठ, 2 दिन से मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है और मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। जाकर खाना बनाओ, और अभी बशीर आने वाला है, उसको भी खाना दे। मेरे सर में दर्द है, मैं सोने जा रही हूँ। लुबना अपना हुक्म सादे करती कमरे से चली गई। आकाशा भी उठकर मरे मरे कदमों से किचन की तरफ चल दी और खाना बनाने लगी। आखिर उस छत के नीचे रहने की कीमत भी तो चुकानी थी। वो खाना बनाकर अभी फारिग ही हुई थी और किचन से बाहर निकली ही थी जब बशीर घर में दाखिल हुआ। बशीर काले रंग की शलवार कमीज़ पहने, अपने गर्दन तक आते बालों में तेल लगाए, आंखों में सुरमे की गहरी लकीरें, दाएं हाथ से दांतों में तीला चबाता आकाशा को घूरने लगा तो आकाशा उसकी आंखों से हाइफ होती जल्दी से वहाँ से जाने लगी। सुन, कहाँ जा रही है? और ये लुबना कहाँ है? रुखदार आवाज़ में पूछा तो आकाशा डरते हुए वहीं रुक गई। वो सर में दर्द था, वो आराम कर रही है, आकाशा ने हकलाते हुए कहा। जाके उठाओ उसे, बड़ी आई सर में दर्द है। रोटी क्या उसका बाप देगा मुझे? जी मैं लाती हूँ, लुबना भाभी ने कहा था कि मैं दे दूँ। तुम मुँह उठाए क्यों खड़ी है? जा खाना ला जाके। बशीर के गुस्से से कहने पर वो जल्दी से वापस किचन में भाग गई। जब तक आकाशा खाना लेकर आई, बशीर पहले ही नीचे चारपाई पर बैठा नजर आया। वो खाना जल्दी से रखकर जाने लगे, लेकिन बशीर ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे आकाशा मज़ीद डर गई थी। डर क्यों रही है? खा नहीं जाऊँगा तुझे। मेरा हाथ छोड़ो। आकाशा की आवाज़ भरा गई। अगर ना छोड़ूं तो? बशीर ने अपनी मूंछों को ताव देते कमीनगी से कहा। आकाशा की आंखें नम हो गईं। तब ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर बशीर जल्दी से हाथ छोड़ता खाने पर झुक गया और आकाशा भी नम आंखों से अंदर की तरफ भागी। अरे अब्बा, तू आ गया? मुझे भी खाना खाना है, टीपू ने अंदर आते हुए कहा और बशीर के साथ मिलकर खाना खाने लगा। ज़ुहैर कोई ज़रूरी फ़ाइल देख रहा था जब उसके पास पड़े इंटरकॉम पर कॉल आने लगी। उसने मसरूफ़ से अंदाज में कॉल रिसीव की। हाँ ठीक है, भेज दो अंदर, कहते ही दोबारा फ़ाइल को देखने लगा। चंद सेकंड ही गुजरे होंगे जब किसी ने हाथ की 2 उंगलियों से दरवाजे को नॉक किया। यस कम इन, ज़ुहैर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा और सामने रायान को देखते फ़ाइल बंद कर दी। रायान भी करीब आते हुए सलाम करते हुए मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाए, जिससे ज़ुहैर हसन ने वालेकुम अस्सलाम कहते थाम लिया। बैठो। ज़ुहैर के कहने पर रायान ज़ुहैर के सामने वाली चेयर को पीछे घसीटते बैठ गया। आपने मुझे बुलाया था, सब खैरियत है ना? रायान, जो कि ज़ुहैर की कॉल पर आने पर परेशान हो गया था, फ़ौरन पूछ बैठा। हाँ, मुझे तुमसे बात करनी थी। ज़ुहैर ने चेयर के साथ टेक लगाते हुए बगौर उसका जायज़ा लिया, जो फ़िक्रमंद सा सामने बैठा था। जी, हदिया को तुम जानते हो और ये हदिया के तवस्सुत से ही तुम मुझे जानते हो, इसीलिए तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। देखो रायान, मैं बगैर किसी लगी लिपटी के बात करूँगा और शायद तुम्हें अजीब भी लगे कि मैं ये बात कर रहा हूँ। हदिया और मेरी अटैचमेंट ऐसी है कि वो मुझे अपने दिल की हर बात बताती है और ये बात भी उसने मुझे बताई है। क्या बात? आपको जो भी बात करनी है आप खुल के कर सकते हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन रायान, हदिया तुम में इंटरेस्टेड है और शायद तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो, जिसकी वजह से पिछले दिनों हदिया ने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी। और वो क्या? सुसाइड? अब वो कैसी है हदिया? वो ठीक तो है ना?
रयान ने ज़ुहैर हसन की बात दरमियान में ही काटते बेचैनी से पूछा था। ज़ुहैर एक पल को तो हैरान रह गया, क्योंकि ये वो अंदाज़ तो नहीं था जो उसने रयान के बारे में सोचा था। उसे तो लगा था रयान बेरुखी और शफ़क़ाना रवैये का मुज़ाहरा करेगा, लेकिन यह अंदाज़ तो कोई और ही कहानी बयान कर रहा था। बताएं ना हदिया का ठीक है ना? ज़ुहैर की खामोशी रयान के इज़्तिराब को बढ़ाने का सबब बनने के लिए काफ़ी थी। हाँ हदिया अब ठीक है, आज ही वो यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन कर चुकी है। थैंक गॉड। रयान की जैसे जान में जान आ गई। तुम जानते हो उसने ये खुदकुशी क्यों की थी? ज़ुहैर हसन ने खोचने वाले अंदाज में पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी उससे कितने दिनों से बात भी नहीं हुई। आपको बताई वजह उसने ये क्यों किया? उसने ऐसा तुम वजह हो क्या? मैं? ज़ुहैर का जवाब उसे हैरत में मुब्तला कर गया था। हाँ तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो। उसने हदिया को काफ़ी कुछ कहा, जिससे डिमोटिवेट होकर ये कदम उठाया उसने। किसने कहा उसे ये? आप मुझे उसका नाम बताएं। और हदिया इतनी ही पागल है जो उसे मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आई अपने लिए? इनफैक्ट मैं तो अपनी मम्मा को आप लोगों के घर रिश्ते के लिए भेजना चाहता था, जिसके लिए मेरा हदिया से बात करना ज़रूरी था, लेकिन उसका नंबर भी बंद था। अगर आपको यकीन ना आए तो आप हदिया की फ्रेंड से पूछ लें। अगर वाकई ऐसा है तो साबित करो और इस जुमे को हदिया से निकाह करोगे। क्या? ये कैसे मुमकिन है? हैरत और शौक के आलम में ज़ुहैर को देखा, जो टेबल पर आगे को झुका रयान की आंखों में देखते हुए कह रहा था। तुम वैसे भी रिश्ता बेचने वाले थे ना, अपनी ज़िंदगी में शामिल करने वाले थे। अब ये एतराज़ को मैं क्या समझूं? हाँ, लेकिन अभी तो मैंने अपने घर बात भी नहीं की। इसमें क्या हर्ज है? आप कर लेना। और रही बात तुम्हारे पैरों पर खड़े होने की, तो उसका बहाना भी तुम नहीं बना सकती, क्योंकि रुखसती का तो नहीं कहा मैंने अभी। आपको लगता है कि मैं बहाना बना रहा हूँ? रयान के कहने पर ज़ुहैर ने कंधे उचका दिए, जैसे कह रहा हो भी सकता है। ठीक है, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे हदिया से मोहब्बत है और मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, लेकिन इस जुमे को नहीं, मुझे अभी कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास 15 दिन हैं। इन 15 दिनों में तुम अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजो और 15 दिन के अंदर ही निकाह हो जाए तो सही है, वरना हदिया हसन को रिश्तों की कमी नहीं है। ज़ुहैर ने आखिरी तीर भी छोड़ दिया था। लेकिन आपने तो कहा था कि हदिया मुझ में इंटरेस्टेड है, तो आप उसकी शादी कहीं और कैसे कर सकते हैं? रयान को ज़ुहैर की बातें शौक़ पे शौक़ दे रही थी। हदिया ज़ुहैर हसन की बहन है। अगर मैं उस पर जान छिड़कता हूँ तो वो भी मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। ज़ुहैर ने रयान की आंखों में झांकते हुए कुछ भी पर जोर देते हुए उसको बहुत कुछ वाक़ करा दिया था। ठीक है, 15 दिन के अंदर ही हदिया से निकाह कर लूँगा। अब आपसे आपके घर ही में ही बात होगी, वो भी एक रिश्ते के साथ। ओके, अब मैं चलता हूँ। रयान कहते हुए चला गया, जबकि ज़ुहैर किसी हद तक रयान से मुतमईन हो गया था, क्योंकि निकाह तो हदिया का रयान से ही करवाना था, चाहे कुछ भी करना पड़ता। लेकिन अब रयान राज़ी था तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन एक बात उसके दिल में गिरा डाल रही थी कि अगर रयान हदिया को ही पसंद करता था तो आकाशा कौन थी? क्या रोल था आकाशा का रयान की ज़िंदगी में? खैर, रयान और हदिया का निकाह हो जाए, आकाशा का मसला भी हल कर लूँगा। ये सोचते हुए ज़ुहैर ने खुद को मुतमईन किया और दोबारा फ़ाइल खोल ली। लेकिन ज़ुहैर ये नहीं जानता था कि हर मसले का हल नहीं होता, और अगर हल निकल भी आए तो हमारे लिए इंतहाई कठिन या नाकाबिले कबूल होते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? मैं यहाँ भी महफूज नहीं हूँ। वाकई अहमद और हाला भी मेरा साथ नहीं देंगे। मेरा यकीन करेगा। अम्मा, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? कितनी अकेली हो गई हूँ मैं। ऐ अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, मेरी मदद फरमा। ना मैं यहाँ महफूज हूँ, ना ही मैं यहाँ से बाहर महफूज हूँ। क्या करूँ मैं अल्लाह? आकाशा तब से अपने कमरे में रोते हुए अपने रब से मुखातिब थी। बशीर के रूप में आकाशा को हरासा कर दिया था, कैसे वो खुद की हिफाजत करती? अगर उसने फिर ऐसा किया तो? ये सवाल था जिसका जवाब हो तो उसके पास भी नहीं था। क्या करे, क्या ना करे, कुछ समझ नहीं आ रही थी। रोते हुए एक बार फिर वो अपने रब से मदद मांगने लगी। अस्सलाम वालेकुम। हदिया ने लॉन्च में आते ही आयशा बेगम को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बेटी कॉलेज से? कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। और आप बताएं, अकेले बोर हो रही होंगी? हाँ, बोर तो हो रही थी, अकेली जो रह जाती हूँ पीछे से, इसलिए कहती हूँ मेरी भाभी ले आएँ, आपको भी कंपनी हो जाएगी। वैसे आपने की बख्तावर आंटी से बात? हाँ, बात हुई है मेरी, लेकिन वो कह रही थी कि वो अपनी माँ के साथ हैदराबाद चली गई है और उसकी मंगनी भी हो चुकी है। ओह, फिर क्या? अब और लड़की ढूंढेंगे? वैसे मुझे बहुत पसंद आई थी।
चलें अब देखें, वैसे उसका नाम क्या था? मुझे तो नाम भी याद नहीं है। इससे पहले कि आयशा बेगम कोई जवाब देती, उनके मोबाइल पर उनकी किसी दोस्त की कॉल आने लगी तो आयशा बेगम की बातों में मशगूल देखकर हदिया मुस्कुराती हुई अपने कमरे में फ़्रेश होने चली गई। रायान दोपहर का ऑफिस से आया तो बख्तावर बेगम को सलाम करता अपने कमरे में फ़्रेश होने चला गया। बख्तावर बेगम भी उसके लिए खाना गर्म करने लगी। अभी वो खाना लगा ही रही थी जब रायान फ्रेश सा वापस लौटा। आज जल्दी आ गए हो ऑफिस से? हैरियत? जी हाँ, बस सोचा कि आप अकेले खाना खाएंगी तो कंपनी दे दूँ। इतनी तुम्हें माँ की फ़िक्र? बख्तावर बेगम ने मतलाशी नज़रों से उसे देखा। मामा, अब ऐसा तो नहीं कहीं आप जानती हैं मुझे आपकी कितनी फ़िक्र रहती है। अरे वाह, आज मेरा फेवरेट खाना है, ज़बरदस्त। रायान ने चेयर घसीट कर बैठते हुए कहा। क्या बात है, आज बड़ा अच्छा मूड है। बख्तावर बेगम ने उसे कितने दिनों बाद यूँ फ्रेश मूड के साथ देखा था। मूड तो अच्छा है और अपना फेवरेट खाना देखकर मज़ीद अच्छा हो गया है, रायान ने खाना प्लेट में निकालते हुए कहा। बख्तावर बेगम मुस्कुरा दी। फिर ये भी बता दो कि वो लड़की कौन है जिसने हमारे बेटे का मूड इतना फ्रेश कर दिया है। बख्तावर बेगम ने शरारती निगाहों से रायान को देखा। हाँ मम्मा, आप भी ना। अच्छा, अब बताओ कौन है, कहाँ रहती है? बख्तावर बेगम से पूछने पर उसने भी छुपाना मुनासिब न समझा। क्या यार मम्मा, लड़की है और कौन होगी। और रही बात कि कहाँ रहती है तो वो आपके बेटे के दिल में मकीन है, जैसे आपके दिल में बाबा। रायान ने बख्तावर बेगम को आंख मारते हुए कहा। शर्म करो, माँ से ऐसी बातें कर रही हो। बख्तावर बेगम ने उसको एक शपथ रसीद की। हाँ, आपसे नहीं करूँगा तो क्या बाबा से करूँगा? कोई बुराई भी नहीं है, कर लो अपने बाबा से। हाँ, आपके होते मैं बाबा से बात करता अच्छा लगूँगा क्या? पागल। अच्छा बताओ कि है कौन? बताओगे तो मैं अरसलान से बात करूँगी ना। हदिया है मम्मा, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में थी, मैं एक क्लास सीनियर था। मम्मा, आप उससे मिलेंगी तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्यारी है। नाम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, कुछ सुना सुना भी लग रहा है, प्यारी तो होगी ही, मेरे बेटे की पसंद जो है। बख्तावर ने मोहब्बत पाश नज़रों से अपने इकलौते और लाडले बेटे को देखा। एक बात है मम्मा, आप आज ही बाबा से बात करें और 1-2 दिन के अंदर अंदर मेरा रिश्ता लेकर जाएं। मैं आज करूँगी अरसलान से बात और 3-4 रोज़ में हम चलेंगे हदिया के घर रिश्ता लेके। मम्मा, वो क्या बात है बेटा, तुम कुछ कहना चाहते हो? जी मम्मा, वो 15 दिन के अंदर अंदर मेरा और हदिया का निकाह हो जाए, यानी आप जब रिश्ता लेकर जाएं तो आपको साथ ही निकाह की बात करनी है। उसने आखिर हिम्मत करते कह ही दिया। क्या? लेकिन बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तैयारी भी कुछ नहीं की। तैयारी तो दूर, अभी रिश्ता भी नहीं पक्का हुआ और अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया फिर? और बेटी वालों को टाइम चाहिए होता है, ऐसे ही अपनी बेटी नहीं दे देता कोई। बख्तावर बेगम ने रायान को समझाते हुए कहा, जिस पर रायान ने अपनी और ज़ुहैर के दरमियान होने वाली सारी बात बता दी। मम्मा, हदिया का भाई इस रिश्ते से इनकार नहीं होने देगा, लेकिन अगर 15 दिन के अंदर निकाह ना हुआ तो वो हदिया की शादी कहीं और कर देंगे। मम्मा, आप बात को समझे ना। उसने बेबसी से बख्तावर बेगम को देखा। ठीक है मेरी जान, 15 दिन तो क्या 10 दिन में तुम्हारा निकाह हदिया से कर दूँगी। खुश? ये मेरी ग्रेट मम्मा, रायान ने कहते हुए बख्तावर बेगम को गले लगा लिया। अच्छा चलो अब खाना खा लो, जो हुक्म आपका, रायान ने सरे हम करते हुए कहा तो बख्तावर बेगम उसके अंदाज़ पर हंस पड़ी। ड्रामेबाज। लुबना ने आकाशा की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अपने सारे काम आकाशा के ज़िम्मे लगा दिए थे। हाला भी सुबह की मटर गश्त करने निकलती, रात को ही आती। अभी भी आकाशा सहन की सफाई कर रही थी जब लुबना चारपाई पर बैठी टीपू को डांट रही थी, जो बाहर जाने की ज़िद कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो टीपू भागता हुआ दरवाज़ा खोलने लगा। कुछ सेकंड बाद ही बशीर ने घर में कदम रखा। आकाशा बशीर को आता देखकर जल्दी से सफाई करती अंदर की जानिब बढ़ गई। आकाशा उस दिन के बाद से बशीर के सामने आने जाने से कतराती थी। बशीर की नज़रों से ये मंजर उजल नहीं रह पाया था। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए हो? लुबना ने बशीर के बेवजह वापसी पर पूछा। भूख लगी थी तो मैं आ गया। तुझे क्या तकलीफ़ है मेरी जल्दी आने पर? जाकर रोटी ला मेरे लिए, बशीर ने लुबना को झड़कते हुए कहा तो वो मुंह बनाती हुई अंदर की तरफ बढ़ने लगी। अंदर कहाँ जा रही है? बावर्ची खाना इधर है, बशीर ने बावर्ची खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा। पता है मुझे, बावर्ची खाना उधर है, मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं बना सकती। आकाशा को कह देती हूँ बना देती है, ऐसे ही मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती है। अभी अम्मा भी आ जाएगी तो उसके लिए भी बना के रख देगी। ठीक है, तू आराम कर, बना देगी आकाशा, वैसे भी करती क्या है सारा दिन।
बशीर ने कहा तो लुबना अंदर चली गई। कुछ देर बाद आकाशा को ना चाहते हुए भी बाहर आना पड़ा और सीधा किचन में चली गई। वो जितना मुमकिन होता पूरी कोशिश करती थी कि बशीर से सामना ना करना पड़े। अभी वो आटे के पेड़े बना रही थी जब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने फ़ौरन पलट कर देखा, सामने दरवाजे के पास बशीर खड़ा अपनी मूँछों को ताव देता नज़र आया था। मैं रोटी ला रही हूँ, तुम बाहर बैठो। बशीर को सामने देखते उसकी ज़बान लड़खड़ा गई। यहाँ रोटी खाने कौन कमबख्त आया है? मैं तो तुम्हें देखने आया हूँ। बशीर ने कहते हुए कदम आकाशा की तरफ बढ़ा दिए और करीब आता खड़ा हो गया। आकाशा एकदम घबरा कर साइड से बाहर जाने लगी जब बशीर ने उसका हाथ थाम लिया। छोड़ो मेरा हाथ, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? बशीर ने हवासत से आकाशा को देखते हुए कहा। बशीर के कहने की देर थी कि आकाशा ने अपने पीछे पड़े बेलन को एक हाथ से फ़ौरन पकड़े उसके सर पर पूरी कुव्वत से मार दिया। बशीर कराता हुआ उसका हाथ छोड़ता अपने सर को थाम बैठा। आकाशा ने एक और दफ़ा बेलन दोनों हाथों से भरपूर कुव्वत के साथ उसके सर पर मार दिया और वो जल्दी से बाहर को भाग गई और सामने से आती लुबना से टकरा गई। अरे कहाँ अंधों की तरह भागी जा रही हो? वो बशीर, मुझे यहाँ नहीं रहना जहाँ मैं खुद को महफूज नहीं रख सकती। आकाशा कहते हुए बाहर भागी चली गई तो लुबना नासमझी से आकाशा को जाता देखती रह गई। जब किचन से बशीर के कराहने की आवाज़ आई तो वो फ़ौरन बावर्ची खाने की तरफ भागी, लेकिन सामने का मंजर देखकर हैरत ज़दा रह गई। भाई रोकें! ज़ुहैर जो कि किसी काम से जा रहा था हदिया की आवाज़ पर रुक गया। हदिया भागती हुई ज़ुहैर के पास आ गई। हाँ गुड़िया, क्या बात है? मैं आपको अभी भी गुड़िया लगती हूँ, इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं। हाँ। हदिया के मुंह बनाकर कहने पर ज़ुहैर ने कहा लगाया, जितनी मर्ज़ी बड़ी हो जाओ तुम अभी भी मेरे लिए वही गुड़िया हो जो जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो पीछे से ऐसे ही भागते हुए मुझे रोककर अपनी फरमाइशें बताती है। ज़ुहैर के कहने पर हदिया मुस्कुरा दी। कहाँ जा रही हैं? आज ऑफ़िस से जल्दी आ गई हैं और फिर ऑफ़िस जा रही हैं? नहीं, ऑफ़िस नहीं जा रहा, बस वाजिद शहर वापस आ गया है, उससे मिलने का सोच रहा था। कोई काम है? फिर आप ऐसा करें कि आप अपने दोस्त से फिर कभी मिल लें, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि हम कहीं बाहर चलें। प्लीज़ भाई, मम्मा को भी कहा है लेकिन मम्मा कहती हैं भाई के साथ चली जाओ। ओके ठीक है, चलो चलते हैं। ज़ुहैर ने मुस्कुराते हुए हामी भर ली तो हदिया भी फ़ौरन चल पड़ी। उसे यूं ही बड़ी धूप में सड़क पर मारे फिरते जाने कितने घंटे हो गए थे। भूख प्यास की शिद्दत से अलग बुरा हाल था। वो खुद को बचाने के लिए बगैर कुछ सोचे हाला बी के घर से भाग आई थी और वहाँ से भागती ना तो क्या करती, अपने घर रह नहीं सकती थी। जो अपने घर में यूं बगैर किसी डर के उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है, हाँ उसके लिए आकाशा के घर में दाखिल हो जाना कौन सा मुश्किल काम था। और वहाँ होती भी वो अकेली, कौन करता उसकी मदद। इसलिए वह बगैर मज़ीद सोचे समझे वहाँ से भाग आई थी, इस चीज़ की भी परवाह किए बगैर कि इस दुनिया में तो उसे बशीर जैसे हज़ारों का सामना करना पड़ सकता था। पैदल चल कर उसके पैर भी दुखने लगे थे और आंखों के सामने बार बार अंधेरा सा छा जाता था, लेकिन उसके बावजूद वो जलती हुई धूप में चलती जा रही थी। सारी दुनिया अपने अपने कामों को रवा दवा थी, उससे नहीं किसी को क्या खबर कि किस पे क्या बीत रही है। जब उसमें मज़ीद चलने की सकत ना रही तो वह सामने नज़र आती पार्क की तरफ बढ़ने लगी और हासी छाँव वाली जगह पर बैठ गई। अल्लाह, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब तो कोई ठिकाना नहीं है मेरा। कैसे सारी दुनिया की गलीज़ निगाहों से खुद को बचाऊंगी, कैसे खुद की हिफाजत करूंगी? अभी वो खुद से ही मुहातिब ताने बाने छोड़ने लगी थी जब उसके आसपास अपनी माँ की आवाज़ गूंजने लगी। जब अम्मा मोहल्ले में किसी जाने वाले के घर जा रही थी और आकाशा को दरवाज़ा बंद करने की तलकीन की तो आकाशा माँ की फ़िक्र पर मुस्कुरा दी। अम्मा, आप कितनी फ़िक्र करती हैं ना मेरी, और मेरी हिफाजत के लिए भी कितना कुछ करती हैं। जैसे कॉलेज जाती हूँ तो आप मुझे आयतुल कुर्सी पढ़ के बेचती हैं, जैसे मैं किसी मुहाज पर जा रही हूँ जिसकी हिफाजत के लिए आप इतना कुछ करती हैं, और कभी बाहर अकेली ना जाऊँ, वहाँ ना जाऊँ, वगैरह वगैरह। और ये अब दरवाज़ा बंद कर लो। आप जब भी मुझे इतनी हिफाजत से रखेंगी तो किसकी मजाल है जो मुझे ज़रा भी कोई नुकसान पहुँचा सके। आप ही तो मेरी मुहाफ़िज़ हैं, फिर मुझे क्या फ़िक्र। आकाशा ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए माँ को मोहब्बत पाश निगाहों से देखा। ना, ऐसा नहीं बोलते पुत्र, देख हिफाजत करने वाली वो अल्लाह की ज़ात है, हम सिर्फ अपनी कोशिश करते हैं, हिफाजत वो करता है। हम तो बस एहतियात और उस पर भरोसा करते हैं कि अल्लाह हिफाजत करेगा। अगर वो हमारी हिफाजत ना करे तो हमारी एहतियात भी रेगा चली जाती हैं। हम क्या हिफाजत करेंगे किसी की, वो वसीले बनाता है हिफाजत के। हिफाजत तो अल्लाह करता है, इंसान तो बस वसीला बनता है।
इसलिए अल्लाह से अपनी हिफाजत की दुआ मांगा कर, वो हिफाजत करेगा। और आकाशा अपनी माँ को देखती रहेगी कि अम्मा ने कितनी बड़ी बात समझा दी थी। बेशक अल्लाह तो मेरी मदद फरमाने वाला है, तो हिफाजत फरमाने वाला है, मेरी भी हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह। तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है मेरे अल्लाह, मेरे लिए वसीला भेज दे। आसमान की बुलंदियों को देखते हुए वो अपने रब से मुखातिब थी। जब उसे अपने नाक से कुछ बहता हुआ महसूस हुआ तो आकाशा ने फ़ौरन हाथ से छूकर देखा तो हाथ में लगे खून को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गर्मी की शिद्दत से उसकी नाक से खून बहने लगा था। वो फ़ौरन भागती हुई पार्क में लगे नल तक आई, अच्छे से अपने चेहरे को पानी से धोया, हाथों को गीला करके अपने सर पर फेरा और एक बार फिर नल से निकलते ठंडे से पानी से मुंह धोया। नल से निकलते पानी को हाथ के प्याले में भर कर पिया तो खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगी। अल्लाह, ये गर्मी की शिद्दत! आकाशा अपने डूबते दुपट्टे से मुंह साफ करती वापस उसी बेंच में बैठ गई और एक बार फिर सोचों ने उसे जकड़ लिया था। जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा था, गर्मी की शिद्दत में कमी के साथ साथ पार्क में लोगों का निज़ाम हजूम बढ़ने लगा था। क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं अल्लाह? क्या मैं हाला से एक बार राब्ता करूं? हाँ, मुझे एक बार हाला से बात करनी चाहिए, हो सकता है वो मुझ पर यकीन कर लें। कुछ सोचते हुए उसने अपने आसपास नज़र दौड़ाई तो उसे पार्क में काफ़ी चहल पहल नज़र आई। उठकर सामने बैठी हुई लड़की की तरफ बढ़ गई। एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे कुछ देर के लिए अपना फ़ोन देंगी? मुझे बस एक कॉल करनी है। आकाशा के कहने पर वो लड़की मशकूक अंदाज में उसका जायज़ा लेने लगी। घर से भागकर आई हो क्या? आकाशा शॉक्ड ही तो रह गई थी। कुछ भी नहीं, नंबर बताओ। आकाशा ने ना चाहते हुए भी नंबर बता दिया कि मदद तो उसे किसी की चाहिए ही थी। इस लड़की ने नंबर डायल करते फ़ोन स्पीकर पर लगा दिया। अस्सलामुअलैकुम। स्पीकर से बख्तावर बेगम की आवाज़ उभरी तो आकाशा जल्दी से फ़ोन लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा लिया, लेकिन उस लड़की ने हाथ के इशारे से रोक लिया। वालेकुम अस्सलाम, कौन? आपने कहाँ कॉल की है बेटा? जवाब के बजाय उल्टा सवाल पूछा गया। उस लड़की ने इशारे से आकाशा का नाम पूछा। उसने मध्यम आवाज़ में अपना नाम बताया, आकाशा। तस्दीक के लिए उसने आकाशा से पूछा, सॉरी बेटा, आकाशा अब यहाँ नहीं रहती, वो अपनी माँ के साथ हैदराबाद चली गई है, हमारा अब कोई राब्ता नहीं है। आकाशा की सारी उम्मीदें उन अल्फाज के साथ ही चिकनाचूर हो गई थी। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़, इस लड़की ने कहा और आकाशा को देखते फ़ोन बंद कर दिया, जिस पर वो भी खामोशी से बेयकीनी के आलम में पार्क से चली गई। तो क्या हाला जान भी अब मुझसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहती? क्या वो मुझे भी गलत समझती हैं? हाँ, लुबना ने सही कहा था कि हाला जान क्यों मुझ मुसीबत को अपने घर रखेंगी। इज़्ज़त तो सबको अपनी प्यारी होती है, मेरा कोई भी यकीन नहीं करेगा। और वैसे भी जब सर से छत और माँ बाप का साया उठ जाए फिर कौन किसी का होता है। आकाशा अपने ध्यान में चलती जा रही थी जब उसकी नज़र सामने गाड़ी के मंजिल पर पड़ी, जहाँ ज़ुहैर हसन उसी तस्वीर वाली लड़की के साथ हंसते हुए बातों में मगन था। ज़ुहैर को देखते उसके माथे पर सलवटें नुमायाँ होने लगी। ज़ुहैर हसन, तुम मेरी ज़िंदगी अजीरन करके अपनी ज़िंदगी की खुशियों में मगन हो गए हो। मुझसे मेरी खुशियाँ, मेरे रिश्ते छीन कर तुम यूँ खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ज़ुहैर, तुमने अपने झूठे इंतकाम की आड़ में मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। अब तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया था ना, मैं उनका आखिरी बार दीदार भी नहीं कर पाई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम कर चुके जो तुमने करना था, अब मैं तुम्हें बताऊंगी, अब तुम भुगतोगे। आकाशा खुद से मुखातिब से जब ज़ुहैर की गाड़ी उसकी नज़रों के सामने फराटे बढ़ती गुजर गई। सबसे पहले मुझे अपने लिए एक महफूज पनाहगाह ढूंढनी है। अब मुझे अपनी खुशियों के कातिल से इंतकाम लेना है। मैं भी ज़ुहैर हसन को खुश नहीं रहने दूंगी। आकाशा खुद से अज़म करती आगे कदम बढ़ाती रही। जब पीछे से उसे किसी ने आवाज़ दी, उसने मुड़कर देखा तो उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। सामने उसकी यूनिवर्सिटी की दोस्त नजमा थी। दोनों में कोई खास दोस्ती ना थी, बस अच्छी जान पहचान थी। अरे आकाशा, तुम कहाँ गुम हो? कब से आवाज़ें दे रही हो? बैरी होती चली गई हो क्या? नजमा ने करीब आते हुए कहा। हाँ, वो मुझे पता नहीं चला। यहाँ अकेली क्या कर रही हो? शाम हो रही है और तुम अकेली यहाँ सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? तुम्हारी अम्मा परेशान हो रही होंगी। अम्मा के नाम पर आकाशा की आंखों से आंसू बहने लगे। आकाशा, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? नजमा के कहने पर आकाशा नजमा के गले लगे रो पड़ी। काफ़ी देर चुप न होने पर नजमा ने उसे खुद से अलग करते रोने की वजह पूछी। नजमा, मेरी अम्मा अब मेरे साथ नहीं रही। वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई हैं। अब कोई मेरी फ़िक्र करने वाला नहीं है, कहती है आकाशा की आंसुओं में एक बार फिर रवानगी आ गई। अच्छा बस अब चुप, मेरे साथ चलो, हॉस्टल जाकर बात करते हैं। नजमा उसका हाथ थामे उसे उसी रिक्शे की तरफ ले गई जिस पर वो पहले ही सवार थी। दोनों रिक्शे में बैठ गई तो रिक्शा नजमा के बताए हुए एड्रेस की तरफ बढ़ गया। अरे कमबख्त, तुझे पड़ी क्या थी? देख अब भाग गई ना। 2 पैसे बचाने के लिए लाखों का नुकसान कर दिया।
हाँ तो अम्मा मैं क्या करता, वो जो तूने किचन के डिब्बे में पैसे रखे थे चुरा रही थी। जब मैं किचन में गया मेरे देखने पर घबरा गई। मैंने पूछा तो उल्टा मेरा सर फाड़ के भाग गई जलील। और अम्मा वो वैसे भी भागने की तैयारी में थी, इसीलिए तो पैसे चुरा रही थी। शुक्र कर तेरे वो 10-12 हज़ार बच गए हैं। बशीर ने बात को झूठ के लबादे में ओढ़कर मनगढ़ंत कहानी सुना दी। हाय अम्मा, अगर वो घर में मिल जाता तो अपने तो दिन बदल जाने थे। मैं तो जाने क्या क्या सोच भी लिया था, लेकिन हाय रे किस्मत। लुबना ने अपना अलग से किस्मत का रोना शुरू कर दिया। ये सारा कुछ उस मनहूस बशीर की वजह से हुआ है। एक जनानी से सर फड़वाया हो तो 2 पैसे कमा नहीं सकता, जो घर में आई दौलत को भी इस कमबख्त के मारे ने भगा दी। खाला भी को अभी तक दौलत हाथ से जाने का सदमा ही नहीं भूल रहा था। अच्छा वो तो भाग गई, अब क्या मुझे इसी चक्कर में भूखा मारना है? एक तो सर में टीसें उठ रही हैं, ऊपर से तुम लोगों की बक ही नहीं ख़त्म हो रही। जा लुबना रोटी लेके आ मेरे लिए। उसने पास बैठी लुबना पर अपना हुक्म सादिर किया। हाँ हाँ जा लुबना, रोटी दे इसे, बड़ा मार के आया है। एक चटांग भर की जनानी से सर फड़वा आया है, बेगैरत हूँ। इस घर में जीना ही हराम कर दिया है। 2 वक्त की रोटी भी सुकून से नहीं मिलती। खुद ही ठूस लेना अब। बशीर गुस्से से कहता हुआ कुर्सी को पाँव की ठोकर से उड़ाता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया। हाँ हाँ जा, ऐसे रहा है जैसे बाहर तेरे अब्बे के नौकर बैठे हैं। वो मोमबत्ती वाला डीज ब्रैकेट लगा के तेरे इस्तकबाल को बैठे हैं। अम्मा ने पीछे से कहा तो बशीर अपना गुस्सा दरवाजे पर निकालता बाहर चला गया। मनहूस जब से पैदा हुआ है नुकसान दर नुकसान करवा रहा है। मजाल है जो कभी एक आने का भी फ़ायदा दिया हो। अरे अब तू यहाँ बैठी मेरा मुँह क्या देख तक रही है? जाके खाना दे मुझे। अम्मा ने बशीर को कोसते हुए लुबना को गुस्से से डपटते हुए कहा तो लुबना फ़ौरन किचन की तरफ भाग गई। पीछे हाला भी एक बार फिर बशीर को कोसने लगी। उफ़, आज थक गई हूँ। आपको पता मम्मा, मैंने आज ढेर सारी शॉपिंग की है। होप बाई की जेब हल्की की है। मैंने आपके लिए भी बहुत सारी शॉपिंग की है, मैं भी दिखाती हूँ आपको। हदिया बच्चों के इश्तियाक से कहती सारी थकावट बुलाए आयशा बेगम को अपनी शॉपिंग दिखाने लगी। आयशा बेगम मुस्कुराते हुए देखने लगी। ज़ुहैर के मोबाइल पर कॉल आने लगी तो सुनने चला गया। मामा जान, कल मुझे इस्लामाबाद जाना है एक मीटिंग और काम के सिलसिले में। वहाँ मेरा 1 वीक तक का स्टे होगा। आप आज मेरी पैकिंग करवा दें। ज़ुहैर ने वापस लॉन्च पर आते कहा और ख़ुद भी वहीं सोफ़े पर बैठ गया। ठीक है बेटा, मैं करवा दूँगी। वैसे भाई, आपको कैसा फ़ील हो रहा है? अपनी पॉकेट यकीनन हल्की फ़ील कर रही होगी। हदिया ने आंखों में शरारत समोए कहा। उफ़, क्या बताऊँ बेचारी पर, तुमने इतना जुल्म कर दिया है, गरीब होके रह गई है। चलो कोई नहीं, गुजारा तो करना ही पड़ेगा ना अब। ज़ुहैर के मसनूई अफसोस भरे अंदाज पर आयशा बेगम और हदिया खुलकर मुस्कुरा दी। अच्छा हदिया, कल यूनिवर्सिटी जा रही हो? जी भाई, कल तुम यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर लेना, कुछ मेहमान आ रहे हैं कल। ज़ुहैर के कहने पर हदिया ने फ़ौरन ज़ुहैर हसन को देखा और ज़ुहैर की शरारत भरी आंखों से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि कल कौन आ रहा है। हदिया खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात समेत ज़ुहैर हसन को देखने लगी। कौन आ रहा है कल? हमें भी तो पता चले। आयशा बेगम के कहने पर हदिया ने गैर इरादी तौर पर अपना सर झुका लिया। ओके हदिया, तुम ये सामान समेटो और अपने कमरे में रखो। ज़ुहैर के कहने पर हदिया सामान समेटती ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। ज़ुहैर हदिया की फीलिंग्स को समझता था कि वो आयशा बेगम के सामने से घबरा रही थी, इसलिए इसे बेच दिया। हालांकि आयशा बेगम के दोनों बच्चों के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि वो कोई भी बात बिला झिझक आयशा बेगम से कर सकते, लेकिन हदिया ज़ुहैर से ज़्यादा करीब थी। वो बात जो आयशा बेगम से नहीं कर पाती थी वो ज़ुहैर से कर लेती थी। अपनी कोई भी बात वो ज़ुहैर से नहीं छुपाती थी। यही वजह थी कि रायान के बारे में भी ज़ुहैर को ही बताया था। मामा जान, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता, पर पहले मैं खुद मसला हल करके फिर आपसे बात करना चाहता था। ऐसा भी क्या मसला है बेटा, खुलकर कहो। आयशा बेगम ने तफक्कुर से ज़ुहैर को देखा। वो मामा, हदिया की यूनिवर्सिटी में एक लड़का है रायान। हदिया उसे पसंद करती है तो कल वही लोग आ रहे हैं रिश्ते के सिलसिले में। मुझे पता है कि हदिया को ये बात मेरी बजाय आपसे करनी चाहिए थी, लेकिन शायद वो आपको परेशान नहीं करना चाहती थी और वो मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाती, जिसकी वजह से उसने मुझे बताया। तो मतलब मेरा अंदाज़ा सही था। हदिया को सुसाइड करना ही सब अया कर गया था, लेकिन अगर बात यही थी तो हदिया ने सुसाइड क्यों की? क्या लड़का राज़ी नहीं था या उसे हम लोगों से डर था कि हम इनकार कर देंगे?
आयशा बेगम के अंदाज में संजीदगी आई। नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है, बस हदिया को इस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो मेरी रायान से मुलाकात के बाद क्लियर हो गई है। चलो ठीक है, बाकी का फैसला कल इन लोगों से मिलकर ही होगा। अगर वो लोग अच्छे हुए तो फिर तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन आयशा बेगम ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। नहीं मम्मा, जान में थोड़ी बहुत जानकारी करवाई है, अच्छे लोग हैं और कल मैं यहाँ नहीं हूँगा तो आपको ही देखना है सब कुछ। सुहेर ने आयशा बेगम से प्यार से कहा तो आयशा बेगम भी मुस्कुरा दी। ओके, अब मैं थोड़ा आराम कर लूँ, सुहेर ने कहा तो आयशा बेगम ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। सुहेर अपने कमरे में चला गया, लेकिन आयशा बेगम परेशान होगी। वो ऐसे कैसे इस रिश्ते से मुतमईन हो जाती, अपनी जान से प्यारी बेटी को ऐसे ही अनजाने लोगों में ब्याहने से घबरा रही थी। अनजाने कैसे लोग होंगे। आयशा बेगम परेशानी से कल आने वाले मेहमानों के बारे में सोचने लगी। रायान ने सुहेर हसन की कॉल पर उसको कल आने के लिए बोल दिया था, लेकिन अब वो परेशान था क्योंकि बख्तावर बेगम ने अभी अरसलान साहब से बात नहीं की थी। मम्मा प्लीज़, आप बाबा से अभी बात करें, हदिया के भाई को कॉल पर मैंने कल का टाइम दे दिया है। प्लीज़ मम्मा, आप बाबा को मना लें। रायान ने बख्तावर बेगम के पास आते सारा मसला बताया तो एक पल को वो भी परेशान होगी। ओके, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करती हूँ। मम्मा आप अभी बात करें, कल हमें जाना है हर हाल में, प्लीज़ मम्मा। रायान के कहने पर बख्तावर बेगम कुछ सोचती नहीं और फिर इस बात में सर हिलाती स्टडी की तरफ बढ़ गई। अरसलान, मुझे आपसे बात करनी थी, आप फ्री हैं? बख्तावर बेगम ने स्टडी में दाखिल होते हुए कहा। हाँ मैं फ्री हूँ, अरसलान साहब ने कहते हुए बुक साइड पर रख दी। वो मुझे रायान के बारे में बात करनी थी। अब बोल भी तो बेगम, क्या बात है? अरसलान साहब ने काफ़ी देर बाद बख्तावर बेगम के कुछ ना बोलने पे खुद ही मुखातिब किया। वो रायान एक लड़की को पसंद करता है, मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि आपको बताने का, लेकिन आप कुछ मसरूफ़ थे। अरसलान साहब ने हनकारा भरा। रायान की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जूनियर है, हदिया नाम है उसका, बाकी का हम कल खुद जाकर जान लेंगे। ये अच्छी बात है, इस तरह रायान का माइंड भी इस वाक़े से हट जाएगा, काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। और वैसे भी हम उसकी शादी का सोच रहे थे, अगर पसंद की हो जाए तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अरसलान साहब के कहने पर बख्तावर बेगम हैरत से उन्हें देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हैं बेगम? अरसलान साहब ने किताब दोबारा उठाते हुए पूछा। मुझे लगा था कि आपको बुरा लगेगा, आप नाराज़ होंगे। भाई मैं क्यों नाराज़ हूँ? बच्चों की शादी है, उनकी मर्ज़ी से हो तो उसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है? उनकी खुशी ही हमारी खुशी है। अरसलान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर मैं तैयारी करूँ, कल जाना है। बख्तावर बेगम ने खुशी से कहा। अरसलान साहब मुस्कुरा दिए तो वो भी खुशी से बाहर चली गई। आकाशा को नजमा अपने साथ हॉस्टल ले आई थी। जैसे जैसे करके उसे कुछ दिन के लिए हॉस्टल में रहने की इजाज़त मिल गई थी। आकाशा नजमा के साथ उसी के रूम में ठहरी हुई थी। आकाशा ने मुख्तसरन नजमा को सब कुछ बता दिया था। अब तुम आगे क्या करोगी? सब कुछ जानने के बाद नजमा ने आकाशा से पूछा। इंतकाम के बदले इंतकाम। तुम्हें लगता है कि तुम ज़ुहैर का मुकाबला कर पाओगी? हाँ मैं करूँगी, सब करूँगी। उसकी वजह से मेरा आज ये हाल है। मेरी माँ मुझसे दूर हो गई है, इस सब के लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। आकाशा अपने इरादे में अटल थी। तुम इसके लिए एक कमज़ोर लड़की हो, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, इसलिए उसने तुम्हें यूँ आज़ाद छोड़ दिया है, वरना वो तुम्हें कभी आज़ाद ना करता। आकाशा, नजमा ने समझाना चाहा। मैं अब कमज़ोर नहीं हूँ, अगर वो मुझे कमज़ोर समझेगा तो ये उसकी भूल होगी। देखो आकाशा, तुम एक लड़की हो, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी, वो हर लिहाज से तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटूँगी। मुझे अपनी माँ की मौत का इंतकाम लेना है, मुझे अपनी हर उस अज़ियत का इंतकाम लेना है जो उसने मुझे दी है। अब मुझ पर तुम्हारी बातें भी असर नहीं करेंगी, तो प्लीज़ मुझे समझा कर अपना वक्त ज़ाया ना करो। आकाशा के दो टोक अंदाज पर नस्बा चुप होगी तो आकाशा अपने प्लान तैयार करने लगी। हदिया के रेयान के साथ अब बात ना होने के बराबर थी। रेयान की भी कभी कोई कॉल ना आई थी और ना ही हदिया ने कभी कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब से ज़ुहैर हसन ने रेयान के घर वालों के आने के बारे में बताया था, खुशी के साथ साथ वो परेशान भी थी कि रेयान ने उससे रब्ते की कोशिश ना की थी। फिर हाँ क्यों की होगी? क्या वजह हो सकती है उसके पीछे? कहीं भाई ने फोर्स तो नहीं किया? रात से यही सोचती रही थी। ज़ुहैर से बात करने गई, लेकिन ज़ुहैर के सोने के बायस ऐसे ही वापस आ गई थी। अरे हदिया, वहाँ क्यों अकेली बैठी हो, क्या बात है? ज़ुहैर अपनी तैयारी के साथ नीचे आया तो सामने हदिया को लॉन्च में अकेले देखकर उसके पास आ गया। कुछ नहीं भाई, आप जा रहे हैं?
पहले वो पूछने लगी, लेकिन ज़ुहैर को तैयार देखकर वो ज़ुहैर को जाते हुए परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए ना पूछना ही मुनासिब समझा। हाँ, हान बाबा गाड़ी में सामान रखने गए हैं, अब बस निकलता हूँ। तुम बताओ क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है? ज़ुहैर ने जांचती निगाहों से हदिया को देखते हुए इस्तफसार किया। कुछ भी नहीं भाई। हदिया के कहने पर ज़ुहैर ने उसे नाराज़गी से देखा, जैसे कह रहा हो अब तुम मुझसे छुपाओगी? भाई कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? रायान ने अपनी मर्ज़ी से हाँ की है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसे फ़ोर्स कर रहे हैं? भाई अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ इनकार कर दें। मैं रायान से रायान की मर्ज़ी के बगैर रिश्ता नहीं बनाना चाहती, मैं ज़बरदस्ती उस पर मुसल्लत नहीं होना चाहती भाई। हदिया ने एक ही बार में अपने दिल में उठी सारी बातें ज़ुहैर के गोश गुजार कर दी। देखो हदिया, तुम हाँ परेशान हो रही हो। रायान ने खुद से इस रिश्ते के लिए हाँ की है। हाँ, मुझे भी लगा था कि रायान इनकार कर देगा, लेकिन मेरी तवक्को के बरअक्स उसने खुद कहा कि वो तुम्हारे लिए रिश्ता बेचने वाला है। तो बस मैंने कहा फिर देर कैसी, ले आओ रिश्ता। आखिर को तुम जाओगी तो फिर मोहम्मद जान का सारा प्यार मैं अकेला समेटूंगा ना? आखिर में ज़ुहैर ने शरारती अंदाज में कहा। हाँ वेरी फ़नी भाई, हदिया ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर ज़ुहैर का कहकहा फ़िज़ा में बुलंद हुआ। ओके अब मैं चलता हूँ, देर हो जाएगी। ज़ुहैर टाइम देखते हुए उठ खड़ा हुआ और आयशा बेगम से प्यार समेटता हुआ और हदिया को तंग करता इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। हदिया अपनी मुकम्मल तैयारी के बाद आयशा बेगम के पास बैठी थी जब मुलाज़िमा ने आने वाले मेहमानों की इत्तला दी। आयशा बेगम ने उन्हें डाइनिंग रूम में बिठाने का कहा और खुद भी उठ गई। हदिया के दिल में की धड़कन में तेज़ी आ गई। मामा जान, क्या रेहान भी साथ आया होगा? हदिया के यूँ झिझक कर पूछने पर आयशा बेगम मुस्कुरा दी। ऑफ कोर्स बेटा। अच्छा अब जल्दी से आ जाना, मैं चलती हूँ, मेहमानों को ज़्यादा इंतज़ार करवाना मुनासिब नहीं होता। आयशा बेगम कहती चली गई। आयशा बेगम ने डाइनिंग में कदम रखा तो एकदम हैरान रह गई। वहीं दूसरी जानिब बख्तावर बेगम और अरसलान साहब जो रायान से बात कर रहे थे, सामने आयशा बेगम को देखकर बख्तावर बेगम भी हैरत से खड़ी हो गई। बख्तावर तुम? आयशा बेगम ने अंदर आते हुए हैरत और खुशी से कहा। बख्तावर बेगम भी खुशी से आगे बढ़ आई और आयशा बेगम को गले से लगा लिया। कितने अरसे बाद तुम यहाँ हमारे घर आई हो? आयशा बेगम ने अलग होते हुए कहा। बख्तावर बेगम एक बार हैरान रह गई। ये तुम्हारा घर है? लेकिन तुम्हारा घर तो। बख्तावर बेगम ने बात अधूरी छोड़ दी। वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए एक अरसा बीत गया है। हसन की ज़िंदगी में हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। बख्तावर बेगम और आयशा बेगम सब भूली हुई बातें याद करने लगी जब रेहान हैरत ज़दा सा दोनों को देखता रहा, जबकि अरसलान साहब सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब हदिया ने डाइनिंग में कदम रखा। अरे हदिया, इनसे मिलो, ये है तुम्हारी बख्तावर आंटी जिनके घर बचपन में जाती थी, अहमद की मम्मा। आयशा बेगम के कहने पर हदिया थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि कहाँ वो रायान की फैमिली से मिलने वाली थी और कहाँ बख्तावर आंटी आ गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई है। बख्तावर बेगम ने हदिया को प्यार करते हुए कहा। हाँ, यहाँ और लोग भी हैं। कब से आप दोनों खातून हम लोगों को नज़रअंदाज करते हुए खुद से ही बातें किए जा रही हैं? अरसलान साहब ने उनकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई तो सामने रायान को देखकर हदिया की कन्फ्यूजन में मज़ीद इजाफा हो गया, जबकि रायान अब कुछ समझ चुका था, इसीलिए अब हदिया को देखते हुए शरारत से मुस्कुराने लगा। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं? आयशा बेगम ने सलाम किया। अरसलान साहब से हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद आयशा बेगम ने रायान को देखा। ये मेरा बेटा रायान, जैसे तुम लोग अहमद के नाम से जानते हो। बख्तावर रायान को मुतारिफ करवाए तो रायान ने खड़े होते हुए आयशा बेगम के सामने सर झुका दिया, जिस पर उन्होंने उसे प्यार किया, जबकि हदिया को भी अब समझ आ रही थी कि यहाँ चल क्या रहा है। बैठे हैं आप सब, आयशा बेगम ने कहा तो सब विराजमान हो गए और सब भी गुजरी बातों को याद करने लगे। ओह, अहमद ही रायान है। उफ़ अल्लाह, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई। उफ़, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। और अब क्या होगा? हदिया कन्फ्यूज सी सोचों में गुम थी जब उसे किसी की नज़रों का हिसार खुद पर महसूस हुआ। नज़रें उठाकर सामने देखा तो रायान ग्रे कलर का पैंट कोट पहने, सलीके से बाल बनाए, उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। अल्लाह, इसे आज क्या हो गया है? तब से घूरी जा रहा है। हदिया ने पहलू बदलते सोचा। मैं चाय लेकर आती हूँ, हदिया कहते हुए बाहर चली गई। हदिया की बौखलाहट से रायान की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी और एक बार फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया।
कुछ देर बाद हदिया चाय की लवाजमात समेत डाइनिंग में दाखिल हुई। देखो आयशा, हम आए थे रयान का रिश्ता लेकर और यहाँ तो अपने ही रिश्ते निकल आए हैं। बख्तावर बेगम ने हदिया को देखते मायनी हेज़े से कहा, जो ब्लैक जीन्स के साथ ब्लू कलर की घुटनों तक आती शर्ट के साथ दाएं कंधे पर ब्लैक दुपट्टा डाले, बालों का खुला छोड़े लाइट से मेकअप के साथ हदिया वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। और अब ये मेरी बेटी हुई, आप क्या कहते हैं अरसलान? बख्तावर बेगम ने मान से कहते साथ ही अरसलान साहब को मुखातिब किया। हाँ ज़रूर, और बच्चे भी राज़ी हैं, अब तो बात ही ख़त्म होगी। अरसलान साहब ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ मैं भी पहले परेशान हो गई थी कि जाने कौन लोग होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अपनों में ही जाएगी मेरी बेटी। आयशा बेगम ने मोहब्बतबाश निगाहों से हदिया को देखा जो सबको चाय सर्व कर रही थी। अहमद बेटा, तुम भी कुछ बोलो, तब से चुप बैठी हो, क्या करते हो आजकल? आयशा बेगम ने रेहान को मुखातिब करते हुए कहा, कुछ ख़ास नहीं आंटी, बाबा के साथ बिज़नेस ज्वाइन किया है। ये तो अच्छी बात है। और आयशा बेगम रेहान से बातें करने लगी। बख्तावर बेगम ने हदिया को अपने पास बिठा लिया और यूं ही बातों के दौरान वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ जब अरसलान साहब ने अब चलने का कहा। हाँ, अब आना जाना लगा ही रहेगा, बख्तावर बेगम ने कहा और सबसे अलविदाई कलमात के बाद रुखसत हो गई। हदिया फ्रेश होकर कमरे में आई जब उसके मोबाइल पर मैसेज की टून बजी। वो सीधा मोबाइल की तरफ बढ़ गई, लेकिन सामने रेहान का नाम स्क्रीन पर जगमगा रहा था। हदिया ने फ़ौरन से मैसेज ओपन किया। इतने दिनों बाद रेहान की कोई मैसेज आया था। बहुत प्यारी लग रही थी आज। साथ ही दूसरा मैसेज आया। यह शायद इतने दिनों बाद देखा तो नज़रों का धोखा था। मैसेज पढ़ते ही हदिया की मुस्कुराहट गहरी हो गई। इतनी देर में एक और मैसेज आया। इतनी बेरुखी क्यों, नाराज़ हो क्या? हदिया ने कोई जवाब ना दिया, बस मोबाइल पकड़े मुस्कुराती रही। तभी एक बार फिर मोबाइल की टून बजी। जिनकी खातिर था हमने खुद को बुलाया, आज वही हमसे रुख मोड़े बैठे हैं। हदिया कोई भी जवाब दिए बगैर मोबाइल चार्जिंग पर लगाते मुस्कुराती हुई नीचे आयशा बेगम के पास चली गई थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि बख्तावर का बेटा ही रेहान है। माशाल्लाह बहुत सुलझा हुआ है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आयशा बेगम ने हदिया को आते ही देखकर रेहान की तारीफ़ में कहा, मुझे खुद नहीं पता था कि रेहान ही अहमद है। तब ही हम इतने छोटे थे जब उनके घर जाते थे, मुझे कहाँ याद रहा था। खैर, मैं बस इतने में ही खुश हूँ कि मेरी बेटी अपनों में जाएगी। आयशा बेगम ने हदिया को प्यार करते हुए कहा। आयशा बेगम इस रिश्ते से दिलो जान से राज़ी हो गई थी। अच्छा मम्मा, हम भाई को कुछ भी नहीं बताएंगे। भाई जब खुद वापस आएंगे देखकर शॉक रह जाएंगे, कितना मज़ा आएगा ना? हदिया ने एक्साइटेड होते कहा। हाँ, अच्छा प्लान है, ओके, नहीं बताऊँगी। आयशा बेगम भी मुस्कुरा दी और फिर दोनों बातें करने लगीं। ज़ुहैर जब से इस्लामाबाद आया था तब से बिज़नेस के चक्करों में फुल जकड़ा हुआ था। आयशा बेगम ने जब से ये बताया था कि उनको रेहान की फ़ैमिली पसंद आ गई है, तब से वो हदिया के मामले से मुतमईन था। अब बस इस्लामाबाद से वापसी पर उसे आकाशा का फ़ैसला करना था। अब आकाशा की ज़िंदगी का ज़ुहैर की ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं रह जाता था। उसे सिर्फ रेहान और हदिया के निकाह का इंतज़ार था। इन दोनों की मज़बूत बंधन में बांधकर आकाशा को इस बंधन से आज़ाद कर देना। अगर आकाशा को कोई किरदार रेहान की ज़िंदगी में था भी, तो वो हदिया और रेहान के निकाह के बाद उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती थी और फिर ज़िंदगी एक बार फिर ट्रैक पर आ जानी थी। आयशा, तुमसे एक बात करनी थी। कॉल पर काफ़ी देर बातों के बाद बख्तावर बेगम ने कहा। हाँ बख्तावर, बोलो। वो मैंने रेहान से वादा किया था कि उसका निकाह हदिया से 10 दिन में करवाऊँगी, और अब तुम्हें हम पर बेएतबारी तो नहीं होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हदिया और रेहान का निकाह इस जुमे को कर दिया जाए। बख्तावर बेगम ने धीमे लहजे में कहा। लेकिन बख्तावर, इतनी जल्दी क्या है? मेरा मतलब अभी तो कोई तैयारी भी नहीं की है, और हदिया का निकाह इतनी जल्दी कैसे करूँ? ज़ुहैर भी यहाँ नहीं है। सिर्फ निकाह होगा और तैयारी का क्या है, वो तो 2-4 दिनों में हो जाएगी। देखो आयशा, प्लीज़ इनकार न करना, मैं अपने बेटे से किया गया वादा पूरा करना चाहती हूँ। बख्तावर बेगम ने आस भरे लहजे में कहा, जिस पर आयशा बेगम गहरी सांस लेकर रह गई। ठीक है, मैं ज़ुहैर से आज बात करूँगी, आगे जो वो कहेगा। चलो ठीक है, बख्तावर बेगम ने खुशी से कहा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी आयशा बेगम ने कॉल बंद ही की थी कि जब ज़ुहैर की कॉल आने लगी। आयशा बेगम ने अभी होने वाली सारी बात ज़ुहैर के गोश गुजार कर दी। ठीक है मामा, अगर वो लोग निकाह करना चाहते हैं तो हमें कोई मसला नहीं है, आप हामी भर लें। और रही बात मेरी,
तो मैं जुमेरात की रात को वापस आ जाऊँगा। जो शॉपिंग होगी वो आप और हदिया कर लीजिएगा, बाकी के इंतज़ामात में और हान बाबा और रशीद को समझा दूँगा। अगर अयान ज़ुहैर के कहने पर जल्द निकाह कर रहा था तो अब ज़ुहैर को भी रुकावट नहीं बनना चाहिए था। चलो ठीक है, मैं करती हूँ बात बख्तावर से। फिर कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद आयशा बेगम ने कॉल बंद कर दी। आकाशा, कहीं जा रही हो? नजमा ने आकाशा को कहीं बाहर जाने के लिए तैयार देखकर इस्तफसार किया। हाँ, मुख्तसरन जवाब आया। लेकिन किधर जा रही हो? अपने इंतकाम की पहली सीढ़ी पर कदम रखने। आकाशा ने अच्छे से चादर ओढ़ते हुए कहा। तुम पीछे नहीं हटोगी? नहीं, मैंने कदम पीछे हटाने के लिए नहीं बढ़ाए थे। वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, तुम समझती क्यों नहीं हो यार? तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। नजमा की समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो आकाशा को इस कठिन रास्ते से दूर रखे। पावर, देख ली मैंने उसकी पावर। अगर तुम अपना इंतकाम पूरा ना कर पाई तो फिर ये बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल इसका आगाज़ तो होगा और आज ही होगा। उसके लहजे की मजबूती एक पल को नजमा को चुप करवा गई थी। अगर पहले कदम पर ही तुम हार गई तो ये आज ही पता चलेगा। अगर आज पहले कदम में मायूसी हुई तो मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूँगी, लेकिन मैं अपने इंतकाम से अब पीछे नहीं हटूँगी। ज़ुहैर हसन को अपनी बर्बादी के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं। आकाशा के लहजे में किसी भी किस्म की लचक नहीं थी। ओके, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। आकाशा ने नजमा को मज़ीद बोलने के लिए लब खोलते देखकर कहा और मज़ीद कुछ भी सुने बगैर बाहर की जानिब बढ़ गई। बेगम साहिबा, आपसे मिलने कोई आया है। आयशा बेगम कॉल पर मिसेस महमूद से बात कर रही थी जब मुलाजमा ने पैगाम दिया। ठीक है, तुम डाइनिंग रूम में बिठाओ, मैं आती हूँ। आयशा बेगम के कहने पर मुलाजमा सर हिलाती चली गई तो फिर मिसेस महमूद की तरफ मुतवज्जा हो गई। मिसेस महमूद, मैं आपको थोड़ी देर तक कॉल करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। कहते हुए कॉल बंद कर दी और खुद डाइनिंग की जानिब बढ़ गई। अभी वो अंदर दाखिल हुई ही थी कि जब उनकी नज़र सामने खड़ी शख्सियत पर पड़ी तो एक पल को वो हैरान रह गई। कुछ देर बातों के बाद हान बाबा को भी फ़ौरन आयशा बेगम ने तलब कर लिया था। हदिया का निकाह जुमे को तय पाया था। दिन थोड़े और तैयारियां ज़्यादा थीं, जिसकी वजह से रोज़ बाज़ारों के चक्कर लगते थे। अब 2 ही तो दिन रह गए थे, परसों निकाह था। आज भी हदिया यूनिवर्सिटी से आने के बाद से बख्तावर बेगम और रयान के साथ निकाह का ड्रेस लेने गई थी जब आयशा बेगम घर के कुछ इंतज़ामात का जायज़ा ले रही थी। लेकिन ज़ुहैर हसन ने यहाँ ना होते हुए भी अपनी कमी का एहसास नहीं होने दिया था। हान बाबा और रशीद बहुत अच्छे से संभाले हुए थे सब कुछ। सब इनविटेशन बढ़ चुके थे। कोई ऐसा रिश्तेदार तो है नहीं था जो पहले रहने आते। सब तकरीब के वक्त आते और तकरीब के बाद चले जाने वाले मेहमान थे। सब तैयारियां अपने पूरे अरूज पर थीं। हर तरफ खुशियों के रंग बिखरे हुए थे। सभी होश और मुतमईन थे सिवाय आयशा बेगम के। जाने क्यों आयशा बेगम मुतमईन नहीं थी। खुद को मसरूफ़ रखने के बावजूद बेचैन सी थी और एकदम से किसी फैसले पर पहुंचते हुए खुद को मजबूत करती हान बाबा को गाड़ी निकालने का कहा और उस पर सवार होकर चली गई। सारा घर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था जब ज़ुहैर हसन ने हसन विला में कदम रखा। ये सब देखकर उसे अनजाने से खुशी का एहसास हो रहा था। आखिर उसकी बहन को उसकी खुशी मिलने जा रही थी और मुतमईन सा अंदर की जानिब बढ़ गया। आयशा बेगम और हदिया से मिलने के बाद वो अपने कमरे में फ़्रेश होने चला गया और कुछ ही देर में फ़्रेश सा लौटा। थकावट के बाद उसने आते ही एक बार फिर से सारे अरेंजमेंट का जायज़ा लेना शुरू कर दिया था। इसी चक्कर में रात के 12 बज गए थे और फिर अपने कमरे में आराम करने चला गया। आकाशा, अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ, ना झुलसाओ खुद को इस आग में। इंतकाम की आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है। नजमा ने एक आखिरी बार आकाशा को समझाने की नाकाम कोशिश की थी। जुलस तो मैं गई हूँ नजमा, क्या बचा है मेरे पास? अम्मा मुझे छोड़कर मनो मिट्टी तले चली गई। मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे किनारा कर लिया और एक छत तक तो नहीं रही मेरे पास। इससे ज़्यादा क्या झुलसूँगी मैं, बताओ तुम? आकाशा की बात का नजमा के पास कोई जवाब नहीं था, सो खामोशी और दुख से आकाशा को देखती रह गई, जो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। मुझसे खुशियाँ छीन लेने वाले को मैं खुश नहीं रहने दूंगी, आकाशा ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा जब नीचे से आती हॉर्न की आवाज़ पर आकाशा ने खिड़की से झांक कर देखा। तुम बस मेरे लिए दुआ करना और तुम्हारा एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी कि जब सारी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया
तब तुमने मेरा साथ दिया था। आकाशा ने नजमा के दोनों हाथ थामते हुए कहा, पागल, मैंने कोई एहसान नहीं किया, बस अल्लाह ने मुझे तुम्हारा वसीला बनाया। हमेशा खुश रहो। नजमा ने आकाशा के चेहरे को प्यार से छूते हुए कहा। आकाशा ने नजमा को गले लगा लिया। ओके, अब मैं चलती हूँ, आकाशा ने कहा और बेड पर रखा बड़ा सा शॉपर उठाती बाहर चली गई और नजमा दिल ही दिल में उसके लिए ढेर सारी दुआएं करने लगी। मामा, आज अब कहाँ जा रही हैं? तुम नहीं जाओगे? मिसेस महमूद ने उल्टा जमल से हैरत से पूछा। कहाँ? मिसेस महमूद के पूछने पर जमल ने कंधे उचका दिए। मिसेस हसन की बेटी और तुम्हारी क्लास फेलो हदिया हसन का आज निकाह है। मिसेस महमूद ने तुम गोया जमल की समातों में बम फोड़ दिया था। व्हाट? हदिया का निकाह? आपको किसने बताया? लो, बताना किसने था? बाकायदा इनविटेशन आया था। तुम्हें हदिया ने नहीं इनवाइट किया क्या? मिसेस महमूद हैरत ज़दा थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जमल को ना पता होता? हदिया और जमल की अच्छी दोस्ती थी। इनवाइट तो दूर, उसने मुझे बताया भी नहीं। आपको पता है किसके साथ निकाह है हदिया का? जमल ने बेचैनी से मिसेस महमूद को देखते पूछा। क्या नाम था उसका? हाँ, रायान अरसलान से है। मिसेस महमूद ने सोचते हुए बताया और जमल तो अपनी जगह मुंजमद होगी। नहीं, रायान और हदिया का निकाह कैसे हो सकता है? मामा, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जमल ने नफ़ी में सर हिलाते बेयकीनी से कहा। लो भला, मुझे क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी? बाकायदा इनविटेशन पढ़ा है मैंने। मुझे लगता है कि तुमने नहीं जाना। ओके, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। मिसेस महमूद कहती हुई वहाँ से चली गई और जमल तैश में अपने कमरे में चली गई। तुम ये कैसे कर सकती हो हदिया? रायान सिर्फ मेरा है, तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकती। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जमल ने गुस्से से चीखते बेड पर बैठ गई और पास पड़े मोबाइल को पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। तुम क्या समझती हो, निकाह की दो बोल से तुम मुझसे रायान को छीन लोगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब तुम बस देखती जाना मैं क्या करती हूँ। निकाह भले तुमने कर लिया हो, लेकिन मैं अरसलान को हासिल करके रहूँगी। जमल वहीं गुस्से से कहते हुए अपना गुस्सा चीज़ों पर निकालती रह गई। आखिर वो लम्हा आ ही गया था जिसका सबको इंतज़ार था। सारा अरेंजमेंट लॉन में किया गया था। मेहमानों की आमद और रफ्ता शुरू हो गई थी। हदिया सैलून से भी वापस नहीं आई थी। हान बाबा हदिया को लेने के लिए रवाना हो चुके थे। ज़ुहैर हसन भी अपने कमरे में तैयार होने के लिए आया था जब आयशा बेगम ज़ुहैर का कमरा नॉक करते अंदर दाखिल हुई। ज़ुहैर भी आयशा बेगम की जानिब मुतवज्जा हो गया, लेकिन वो तो बस ज़ुहैर को देखे जा रही थी। ऐसे क्या देख रही हैं मम्मा? ज़ुहैर ने आयशा बेगम की नज़रों से उलझते पूछा। देख रही हूँ, अब तुम अपने फ़ैसलों में बाख्तियार हो गए हो। अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में हमारी राय की कोई ज़रूरत नहीं रही है। क्या मतलब मम्मा, आप क्या कहना चाहती हैं? ज़ुहैर ने नासमझी से आयशा बेगम को देखते पूछा। कुछ भी नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम आज इसे पहनोगे। आयशा बेगम ने कहते ही हाथ में पकड़ी शेरवानी ज़ुहैर की तरफ बढ़ा दी। कैसी बातें करती हैं मम्मा? ऐसे भला हो सकता है कि आप कुछ मेरे लिए लाएं और मैं ना पहनूं? ज़ुहैर ने आयशा बेगम का हाथ थामते अकीदत से कहा और ड्रेस लेकर बेड पर रख दिया। ओके, बाहर मेहमान आ रहे हैं, मैं उनको देख लूँ। तुम तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाना। आयशा बेगम कहती नीचे लॉन में चली गई जहाँ मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी और ज़ुहैर भी वॉशरूम में चला गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा आज काफ़ी हैंडसम लग रहा है। अल्लाह नज़र बद से महफूज रखे। बख्तावर बेगम ने रायान को देखते कहा, जो अपनी गोरी रंगत समेत वाइट कलर की शलवार कमीज़ जेबतन किए, ऊपर ब्लैक कलर की वेस्ट कोट पहने, बाएं हाथ में वॉच पहने, बालों को अच्छे से स्टाइल में सेट किए, अपनी मुकम्मल तैयारी के बाद लॉन्च में आया था जहां सब लोग जाने को तैयार खड़े थे। बख्तावर बेगम अपने बेटे को देखते ही निसार हो गई। होती भी क्यों ना, अकलौता बेटा था। माशाल्लाह, वाकई आज हमारा बेटा शहज़ादा लग रहा है। अरसलान साहब ने भी अपने खूबरू बेटे को गले लगाते कहा। थैंक यू सो मच बाबा। रायान के हर अंदाज से खुशी नुमाया थी। ओके बेगम, अब हमें निकलना चाहिए, वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। अरसलान साहब के कहने पर बख्तावर समेत सभी हरकत में आ गए और बाहर गाड़ियों की जानिब बढ़ गई। हदिया, आज से तुम सिर्फ मेरी होगी और कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन पाएगा। रायान ने मुस्कुराते हुए सोचा और अपनी मुस्कुराहट समेत बाहर की जानिब बढ़ गया। सारे लॉन को रंग बिरंगी छोटी छोटी लाइट से सजाया गया था। एक साइड पर छोटा स्टेज बनाया गया था जहां सफ़ेद, सुर्ख और नारंगी रंग के कॉम्बिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए फूलों और
नेट से सारी सजावट की गई थी और कहीं कहीं हल्के आसमानी रंग की नेट का इस्तेमाल किया गया था जो खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगा रहा था। स्टेज से लेकर लॉन के एंड तक रास्ता बनाया गया था। यहाँ पर भी स्टेज वाले रंगों को ही फोकियत दी गई थी। यहाँ से गुजरते हुए हदिया को स्टेज पर लाया जाना था। साथ में साउंड सिस्टम का अरेंजमेंट किया गया था जहाँ हल्के सुरों में सॉन्ग चल रहे थे जो माहौल की दिलकशी को मज़ीद बढ़ाने का सबब बन रहा था। ज़ुहैर हाफ वाइट रंग की शेरवानी पहने, बालों को सलीके से बनाए, अपनी दिलकश मुस्कुराहट समेत बाहर आया तो सब मेहमानों की आमद हो चुकी थी। अब बस रयान की फैमिली का वेट किया जा रहा था। वो सबसे मिलता हुआ वापस अंदर हदिया के रूम की जानिब बढ़ गया। ज़ुहैर सीधा हदिया के पास चला गया। दरवाज़ा नॉक करते अंदर दाखिल हुआ तो कुछ लड़कियां रूम में हदिया के साथ थीं। अगर आप सबको बुरा ना लगे तो मैं अपनी बहन से कुछ बातें करना चाहता हूँ। ज़ुहैर के कहने पर सब लड़कियां बाहर चली गईं। हदिया बेड पर नज़रें झुकाए बैठी थी। उसका लहंगा सारे बेड पर फैलाया गया था। लहंगा सिल्वर कलर का था जिसके ऊपर हल्के नीले और सिल्वर कलर का काम किया गया था। लहंगे की कुर्ती और लहंगे के किनारों पर जो बॉर्डर बनाया गया था उसमें भी हल्के नीले रंग के स्टोन लगे थे जो आसमानी रंग को नुमाया कर रहा था और लहंगे की खूबसूरती को बढ़ाने में मुआवन थे। माथे में गोल्डन रंग की बारीक सी माथा पट्टी, कानों में झुमके डाले, बालों का अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाकर दुपट्टा एडजस्ट किया गया था। बाकी बालों को कर्ल्स डालकर दाएं कंधे में फैलाया गया था। बाकी सारी ज्वेलरी को लहंगे के साथ मैचिंग की गई थी। इस सब के साथ हदिया बहुत अमेजिंग लग रही थी। जो भी देखता नजरें हटाना भूल जाता। बहुत प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। ज़ुहैर के कहने पर हदिया की आंखों से आंसू कतरों की सूरत में बहने लगे। ना मेरी गुड़िया, रोते नहीं हैं। ज़ुहैर ने बेड पर बैठते हुए उसके आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए कहा। भाई, बाबा जान हमें क्यों छोड़कर चले गए? मुझे उनकी याद आ रही है। हसन साहब के ज़िक्र पर ज़ुहैर खुद भी अफसरदा हो गया था। हदिया की फीलिंग को ज़ुहैर समझ सकता था लेकिन वो कुछ भी करने से कासिर था। वो कभी भी हसन साहब की जगह नहीं ले सकता था। अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। अब बस रोते नहीं। देखो बाबा जान अगर होते तो वो तुम्हें यूँ रोते देख सकते थे? ज़ुहैर के पूछने पर हदिया ने नफ़ी में सर हिला दिया। तो बस अब तुम नहीं रोगी। और वैसे भी देखो, रोकर अपना सारा मेकअप ख़राब कर लिया है। पूरी किसी हॉरर फिल्म की चुड़ैल लग रही हो। रायान ने तुम्हें देखकर ही डर जाना है। ज़ुहैर ने हदिया का मूड चेंज करते कहा। भाई, हदिया साथ ही हदिया ने मुंह फुला लिया। हाँ, अभी वो दोनों बातें कर रहे थे जब रायान की फैमिली के पहुंचने की इत्तला पर ज़ुहैर वहां से उठता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया। ज़ुहैर जब नीचे लॉन की तरफ आया तब उसके सेल पर वाजिद की कॉल आने लगी तो वो कॉल सुनने एक तरफ को हो गया। रायान की फैमिली लॉन में आ चुकी थी। यहाँ मुलाज़मीन ने फूलों के बुके समेत उनका इस्तकबाल किया था। हदिया फूल फेंकने के हक़ में नहीं थी। फूल तो उसे बहुत पसंद थे लेकिन वो उन फूलों की बेहुरमती नहीं कर सकती थी। उसका कहना था कि जिन फूलों को हम पाक समझते हैं उन्हीं फूलों को यूँ पैरों के नीचे क्यों रोन दें। ज़ुहैर ने हदिया की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए बुकों का अरेंजमेंट किया था। बख्तावर बेगम और आयशा बेगम से गले मिलते सब लोग अपनी अपनी नशिस्तों पर विराजमान हो गए। रायान, बख्तावर और आयशा बेगम स्टेज पर विराजमान थे। अरसलान साहब अपने कुछ जानने वाले दोस्तों के साथ बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ज़ुहैर ने स्टेज पर आते हुए गर्मजोशी से रायान से मुसाफा किया और बख्तावर बेगम की जानिब मुतवज्जह होते सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुहैर तो काफ़ी खूबरू हो गया है। बख्तावर बेगम ने सलाम का जवाब देते हुए आयशा बेगम से कहा। ज़ुहैर को बख्तावर बेगम कुछ जानी पहचानी लगी और अगले ही लम्हे उसके जहन में आ गया और एक पल को हैरत ज़दा रह गया। आप बख्तावर आंटी हैं ना? ज़ुहैर ने अपनी तस्दीक के लिए पूछा। बिल्कुल, ये तुम्हारी बख्तावर आंटी हैं और मैं रायान उर्फ अहमद। बख्तावर बेगम की बजाय रायान ने शरारती अंदाज में कहा। ओह माय गॉड! ज़ुहैर तो शॉक ही रह गया। देखें ज़ुहैर भाई, इसमें हमारा कसूर नहीं है। आपकी बहन ने ही आपसे छुपाने को कहा था। रायान के कहने पर सब मुस्कुराने लगे और फिर ज़ुहैर को सारी हकीकत से आगाह कर दिया। अभी वो लोग बातें कर रहे थे कि जब मौलवी साहब की आमद का पैगाम मिला तो निकाह की रस्म अदा करने के लिए ज़ुहैर मौलवी साहब को लेता अंदर हदिया के रूम की तरफ बढ़ गया था। हदिया के निकाह के बाद रायान का निकाह पढ़ाया गया। निकाह के बाद जब हदिया को लॉन में लाया गया तो गाना भी उसके कदमों की रफ्तार और मौके की मुनासबत से बैकग्राउंड में चलने लगा।
स्टेज के करीब पहुंचने पर रायान ने अपना हाथ बढ़ाकर हदिया को स्टेज पर लाया और हदिया को रायान के साथ बिठा दिया गया। सबकी निगाहों का मरकज़ वही दोनों बन गए। हर कोई दोनों की जोड़ी को सराह रहा था। हदिया और रायान को देखते ज़ुहैर हसन के दिमाग में एकदम सोच लहरा गई। मैं रायान और अहमद आकाशा वर्ल्ड सगीर से आपका निकाह देखें भाई। आकाशा कितना प्यारा अहमद बोलती है थी। तो क्या आकाशा वही थी रायान की हालाजात? ज़ुहैर हैरत और शौक़ के आलम में स्टेज से उतर आया तो उसके दिमाग में बचपन की आवाज़ें गूंजने लगी जहाँ 5 साल रायान और आकाशा बहस कर रहे थे। देखो आकाशा, खबरदार जो तुमने मुझे लायान बोला तो। गुस्से से भरपूर लहजे में कहा गया था। वो कुछ लफ्ज़ तोतले बोलने की वजह से हमेशा रायान को लायान ही बोलती थी। मैं सही तो बोलती हूँ तुम्हारा नाम, नहायत मासूमियत से जवाब दिया गया। देखो मेरा नाम रायान। एक एक लफ्ज़ को चबाते रायान ने कहा। लायान। आकाशा ने भी अपने लफ्ज़ों पर जोर देते उसी के अंदाज में कहा। उफ़, तुम मेरा नाम ना लिया करो, तुम ख़राब कर देती हो। मैं सही लेती हूँ तुम्हारा नाम, लायान अहमद। अपनी सफाई पेश करते आकाशा ने रायान को पूरे नाम से पुकारा। वाओ, फिर से बोलो अहमद, रायान ने एक्साइटेड होते कहा। अहमद। ओह वाओ मम्मा, देखिए कितना प्यारा, कितना क्यूट बोलती है। रायान आकाशा का बाजू पकड़े पास बैठी बख्तावर बेगम के पास ले गया, जो आयशा बेगम से बातों में मशगूल थी। बख्तावर बेगम और रायान के कहने पर आकाशा ने हैरत से सबको देखते अहमद को अपनी क्यूटनेस के साथ अहमद बोला। देखें भाई, आकाशा कितना प्यारा अहमद बोलती है। रायान ने 7 साला ज़ुहैर से पूछा, जो 4 साला हदिया के साथ बैठा था, और यूँ रायान की फरमाइश पर सब उसे अहमद ही बोलने लगे थे। बख्तावर और बेगम और अरसलान तो कभी अहमद तो रायान ही बोलते, जबकि बाकी सब ने बाकायदा अहमद बोलना शुरू कर दिया था, जिससे सब अहमद से ही जानते थे। जबकि यूनिवर्सिटी में रायान अरसलान के नाम से जाना जाता था। आयशा बेगम की आवाज़ से ज़ुहैर अपने ख्यालों से चौंकता आयशा बेगम की तरफ मुतवज्जा हो गया, जो स्टेज पर खड़ी बोल रही थी। हम हदिया हसन और रायान अरसलान के निकाह के अलावा कुछ और भी अनाउंस करना चाहते हैं। आयशा बेगम के कहने पर सब उसी जानिब मुतवज्जा हो गया और आयशा बेगम ने ज़ुहैर को स्टेज पर आने का इशारा किया तो वो नासमझी से आयशा बेगम के पास स्टेज पर आता खड़ा हो गया। तो वो अनाउंसमेंट ये है कि कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर ज़ुहैर हसन का निकाह इमरजेंसी में कर दिया गया था। आज हम आप सब लोगों को इस घर की इकलौती बड़ी बहू से मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं। आयशा बेगम के कहने पर ज़ुहैर हसन ने हैरत से आयशा बेगम को देखा। आयशा बेगम ने ज़ुहैर को देख रही थी। क्या कुछ नहीं था आयशा बेगम की निगाहों में? टूटते हुए अरमान, दुख, अफसोस, रंज, मायूसी। ज़ुहैर आयशा बेगम की निगाहों को देखता एक पल को अपनी जगह से हिल ना सका। ज़ुहैर के साथ साथ बाकी सभी हैरत ज़दा थे। हदिया को तो जैसे समझ ही नहीं आ रही थी कि आयशा बेगम क्या कह रही थी। जी हाँ, इस घर की बहू। साथ ही आयशा बेगम ने सामने की तरफ इशारा किया तो बाकी सब ने भी उसी जानिब देखना शुरू कर दिया और बहुत सारे चेहरे शॉक रह गए। मेरे बेटे ज़ुहैर हसन की शरीके हयात आकाशा ज़ुहैर हसन। आयशा बेगम के कहने पर हदिया, रायान और बख्तावर बेगम शौक से अपनी जगह से खड़े हो गए और ज़ुहैर तो सामने देखता मुंजमद हो गया, जहाँ आकाशा दुल्हन का रूप दाड़े खड़ी थी। दूसरी जानिब आकाशा फ्रेश रेड कलर के लहंगे में मलबूस थी, जिस पर गोल्डन काम नफासत से किया गया था। बालों को जोड़े में कैद किए दुपट्टा सेट करके माथे पर गोल्डन ही माथा पट्टी थी, जिसमें सुर्ख रंग लगे थे और गोल्डन और सुर्ख इम्तिजाज की ज्वेलरी समेत 2-3 लड़कियों की हमराही में इसी रास्ते पर चलती हुई आ रही थी, जो सीधा स्टेज तक पहुंचता था। आकाशा मुकम्मल दुल्हन का रूप धारे नहायत गज़ब डाल रही थी। आकाशा की आमद पर भी बैकग्राउंड में सॉन्ग चल पड़े थे, जो आकाशा की आमद को मज़ीद दिलकश बनाने लगे। आकाशा ने सामने स्टेज पर देखा, एक पल को कदम धीमे पड़ गए, गोया मज़ीद चलने की सकत खुद में ना पा रही हो। स्टेज पर उसे खालाजान और अहमद शॉक्ड खड़े नज़र आए। आकाशा के जहन में खालाजान के अल्फाज गर्दिश करने लगे। वो अपनी माँ के साथ हैदराबाद चली गई है, हमारा उससे अब कोई राब्ता नहीं हुआ। आकाशा सर झटकती खुद को पुरसकून करती मजबूत कदमों से स्टेज की जानिब बढ़ने लगी। देख रही हूँ।
अब तुम अपने फ़ैसलों में बाख्तियार हो गए हो। अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में हमारी राय की ज़रूरत नहीं है। सुहेल को भी आयशा बेगम के कहे गए अल्फाज याद आने लगे जो उस बात से आगाह करने के लिए काफ़ी थे कि वो आकाशा का आयशा बेगम से रब्ता हो चुका था। ओह, इस सब के पीछे इसका हाथ था। जाने उसने मामा को क्या कुछ झूठ सच मिलाकर बताया होगा कि मामा मुझसे खफा है। आकाशा, तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सुहेल को आकाशा पर मज़ीद गुस्सा आने लगा। आयशा बेगम ने सुहेल को आकाशा को स्टेज पर लाने का इशारा किया तो वो लोगों की मौजूदगी और आयशा बेगम का ख्याल करते हुए ना चाहते हुए भी आकाशा को स्टेज पर लाने के लिए सुहेल ने अपना आकाशा की तरफ हाथ बढ़ा दिया, जिससे आकाशा ने दिल जला देने वाली मुस्कुराहट समेत थाम कर स्टेज पर आ गई, लेकिन सामने रायान और बख्तावर बेगम को देखकर उनसे नजरें छुड़ा लीं। रायान जो आकाशा की तरफ बढ़ने लगा था उससे पूछना चाहता था कि वो कहाँ थी वो इतने दिनों से, और ये सब क्या है। बहुत सारे सवालात थे जो वो आकाशा से पूछना चाहता था, लेकिन बख्तावर बेगम के अल्फाज ने उसके कदम रोक लिए थे। तुम भी हकीकत को मान लो, वो अपनी मर्ज़ी से गई है। ढूंढा उनको चाहता है जो गुम हो जाए। जो लोग खुद चले जाते हैं उनको ढूंढा नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो ज़िंदगी के किसी मोड़ में मिल भी जाए तो वो अजनबियत का लिबादा ओढ़ कर गुजर जाते हैं या फिर छुप जाते हैं। और आकाशा का यूँ निगाहें चुरा लेना बख्तावर बेगम की बातों को सच साबित कर रही थी।